चेंज इन बीएसआर का मतलब क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रीकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को कह देते हैं कि अच्छा पार्टनरशिप खत्म हो गई है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या मतलब है? ये वो रेशियो है जिसमें पार्टनर्स अपना फ्यूचर प्रॉफिट का हिस्सा गिव अप करते हैं। लास्ट केस, अगर मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, अब तो बहुत अच्छा है। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आपकी बच्चा लोग प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। सो अब मुझे लग रहा है अब आप फोकस वे में काम कर रहे होंगे टूवर्ड्स दी योर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड मेहनत भरपूर चल रही होगी। बस दो चीजों से दूर रहना है, वो है डर और टेंशन, ठीक है। सो मैं श्वेता तिवारी अगेन आपके लिए लेकर आई है नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चेंज इन पीएसआर। सी ये जो नेक्स्ट चैप्टर है मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। चेंज इन पीएसआर हम अलग समझेंगे एंड गुडविल से रिलेटेड जो इसी चैप्टर का पार्ट है वो हम अलग समझेंगे, ठीक है। सो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम आज कवर करेंगे। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि इससे एमसीक्यू भी बनते हैं, 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक। तो ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत जरूरी है। आई होप आपने जो लास्ट सेशन मेरे साथ किया था वो आपको फ्रूटफुल लगा होगा। अगर अभी भी आपको लगता है कि कोई ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपको सही से समझ ना आए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उन चीजों को जरूर कवर करूंगी। आपका हर एक सजेशन दृष्टि स्कूल में देखा जा रहा है और सुना भी जा रहा है एंड उस पर काम भी किया जा रहा है। सो डोंट वरी अबाउट इट, यू जस्ट ड्रॉप योर कंसर्न in the comment box. We will be seeing that and will be presenting you solution as soon as possible. So now let's begin the chapter without wasting the time. तो हम यहाँ पे सबसे पहले begin करेंगे कॉन्सेप्ट से। चेंज इन बीएसआर का मतलब क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये किसके अंडर आता है? तो ये बच्चा आता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के अंदर। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे इस तरीके से आप अगर आप हिंदी मीडियम से भी हैं तो भी आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगी एंड अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो चीज़ों को आप कॉन्सेप्चुअली समझ सकते हैं देन उसको अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ सकते हैं। देखो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो चेंज इन पीएसआर इज पार्ट ऑफ द थिंग and it's a part of which segment? It's a part of the reconstitution of firm. अब reconstitution of firm का मतलब क्या है? जब हम फर्म को दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, हम दोबारा से उसके जो बेस है, जो उसका वर्किंग का बेस, उसके ऊपर दोबारा काम करते हैं जिसकी वजह से वो बनी है। अब पार्टनरशिप बिजनेस किस बेसिस पे बनती है बच्चा? ये बनती है एग्रीमेंट पे, डीड पे। तो जब भी एग्रीमेंट में चेंजेस आते हैं, किसी भी तरह के चेंजेस आएंगे तो दोबारा से सारे एग्रीमेंट को बनाया जाता है, दोबारा से फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, रीवर्क किया जाता है, राइट। सो ये रीवर्क क्यों किया जाता है? ये रीवर्क इसीलिए किए जाते हैं ताकि टाइम टू टाइम पार्टनर्स को हैप्पी रखा जा सके और ये इंश्योर किया जा सके कि जो भी करंट डिमांड है पार्टनर्स के या कुछ डिससेटिस्फैक्शन के पॉइंट है वो डीड को चेंज कर देने से सॉल्व हो जाए। तो ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि पार्टनरशिप डीड को, एग्रीमेंट को एकदम लक्ष्मण की लकीर माननी है और उसमें चेंजेस ही नहीं कर सकते, कर सकते हैं बट वो रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा, ठीक है। अब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से है ये देखना है। तो वन ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन है इज द चेंज इन पीएसआर, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? ये वो रेशियो है जिसमें पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस का प्रॉफिट किस तरीके से पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। सो दिस इज द रेशियो विच एक्चुअली डिफाइंस कि हमें रेशियो को कैसे डिस्ट्रीब्यूट, कैसे हमें प्रॉफिट को बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग देमसेल्फ, ठीक है, क्लियर। तो जब इसमें चेंज होता है तो ऐसा नहीं है कि बस अगले दिन से डिसाइड किया कि हम बराबर से बांटेंगे एंड चीजें खत्म हो जाती है, नहीं। अगर आप ये डिसाइड कर रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस में कि अब हमें कल से या आने वाले सेशन से या नए अकाउंटिंग ईयर से जो हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है वो अब बदल जाएगा, तो सबसे पहले जो अभी तक की चीजें हैं, अभी बुक ऑफ अकाउंट्स चल रहे हैं, उनको आपको क्लोज करना पड़ेगा। फिर आपको दोबारा
दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेंगी चीजों को, एग्रीमेंट को, डीड पे दोबारा से काम करना होगा, उसको इंप्लीमेंट करना होगा। उसको इंप्लीमेंट करने से पहले जितने भी ड्यूज हैं, जितनी भी चीजें जो पार्टनर्स को बिलोंग करती हैं, जो भी प्रॉफिट है, जो भी लॉस है, वो सब आपस में बराबरी से बात के खत्म किया जाएगा। मतलब सारा हिसाब किताब करो, फिर दोबारा से एक तरह से शुरुआत होगी। ठीक है, सब चीज नहीं होगी। सब चीज नहीं का मतलब एक बैलेंस शीट आपकी होगी प्रॉपर की, करंट एक अपडेटेड बैलेंस शीट होगी, अपडेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, कैपिटल में इंक्रीज डिक्रीज है तो वो है। ठीक है, सो अक्सर चेंज इन पीएसआर के ये आपके रीजंस हो जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे पहली चीज जो हमने पढ़ी, रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब जब पार्टनरशिप के बीच में, पार्टनरशिप में रिटन एग्रीमेंट में या पार्टनर्स के बीच में जो एग्जिस्टिंग रिलेशन है उसमें कोई चेंजेस डेवलप होते हैं या उसमें कोई चेंजेस आ रहे होते हैं, उस केस में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंजेस किए जाते हैं, फर्म को दोबारा से एक नए पैमाने पे शुरू किया जाता है या फिर कह सकते हो बदला जाता है, फर्म में बदलाव को इंट्रोड्यूस किया जाता है, चीजें रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। ठीक है, सो रिकॉन्स्टिट्यूशन इज द चेंज इन द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर। इसके कई कारण हो सकते हैं। कई कारणों में एक कारण क्या है, पहला है चेंज इन पीएसआर, मतलब जितने भी पार्टनर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि उनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जिस तरीके से वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे अपने में, वो चेंज होगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं चेंज इन पीएसआर। तो यही हमें कवर करना है इस सेशन में। और भी रीजंस हो सकते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन का। मैंने आपको क्या कहा था, चेंज इन पीएसआर इज द पार्ट ऑफ समथिंग, इट्स पार्ट ऑफ विच सेगमेंट, इट्स द पार्ट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप firm. It can be done on account of change in PSR. It can be done on account of admission of new partner. क्योंकि जब नया पार्टनर आता है तब भी सारी एग्रीमेंट, सारे टर्म्स कंडीशंस बदल जाते हैं, PSR बदल जाता है एंड उस समय वहां पे कैपिटल में भी चेंजेस होते हैं। तो ये सारे चेंजेस होते हैं, तो उसे नए चेंजेस को अडेप्ट करने से पहले हमें पुराने हिसाब किताब को कंप्लीट करना होता है। ओके, रिटायरमेंट के अकाउंट पे हो सकता है, डेथ ऑफ अ पार्टनर के अकाउंट पे हो सकता है, अमेलगेमेशन के अकाउंट पे हो सकता है। ये सारे अपने में एक चैप्टर है जिनको हम बाद में एक एक करके पढ़ेंगे। हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का ये पूरा पार्ट खत्म करना है, जिसमें सब चैप्टर्स हैं। सब चैप्टर्स में आपका पहला आ जाता है जैसे चेंज इन पीएसआर, दूसरा आ जाता है एडमिशन, तीसरा आ जाता है रिटायरमेंट एंड डेथ, एंड इस तरह से आपके चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर्स हैं ये कॉमन है ऑल ओवर दी बोर्ड्स, एंड यहाँ पे भी हम जो एग्जाम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो भले ही सीबीएसई है, बट यहाँ पे जो हम चैप्टर्स कवर कर रहे हैं इट इज मोस्ट लाइकली कॉमन इन अदर सेगमेंट्स एज वेल। तो अगर आप किसी दूसरे बोर्ड को भी बिलोंग करते हैं, अदर सेगमेंट को भी बिलोंग करते हैं, तब भी आपके लिए ये लेक्चर फ्रूटफुल है। सो ये सोच के मत देखो कि सिर्फ सीबीएसई का है, हमारे क्या काम आएगा, नहीं काम आएगा। चैप्टर्स कॉमन है, ठीक है, नॉलेज कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीजें वो तो कॉमन है ना। ठीक, एंड जहां तक देखा जाता है कि मार्किंग स्कीम भी कॉमन ही होती है। ठीक, अलाइन करने की कोशिश करता है हर बोर्ड दूसरे बोर्ड से, तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। सो दीज लेक्चर्स आर गोइंग टू हेल्प यू एज वेल एज मच एज इट इज हेल्पिंग टू द सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। ओके, नाउ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हमें देखना है, इंपॉर्टेंट ये देखना है कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को कह देते हैं कि अच्छा पार्टनरशिप खत्म हो गई है। नहीं, ये बहुत ही गलत सेंटेंस है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का ये कतई मतलब नहीं है कि अभी पार्टनरशिप को खत्म कर दिया गया, नहीं, अभी बस इतना किया गया है कि जो करंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट था उससे खत्म करके नया एग्रीमेंट स्टार्ट किया है। एग्रीमेंट खत्म हुआ है, फर्म को डिसॉल्व नहीं किया है। तो यहां पे जो होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है। ठीक है, पार्टनरशिप के एग्रीमेंट को यहां डिसॉल्व किया गया है, ना कि पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया गया है। तो ये जो मिथ चला आ रहा है कि जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उस समय उस पार्टनरशिप को बंद करके नई पार्टनरशिप फर्म ओपन कर दी जाती है, ऐसा कतई नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो यहाँ पे एक्चुअल फैक्ट है, व्हेनेवर देयर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑन अकाउंट ऑफ एनी रीजन, तो उस समय उसे कहा जाता है बच्चा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एंड फर्म डिसॉल्व उस समय नहीं होती है। तो ये आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। ये मतलब हुआ चेंज इन पीएसआर का। चेंज इन पीएसआर किसका पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एंड इस अकाउंट पे भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस अलग हो जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में।
ठीक है। ओके, नाउ जो नेक्स्ट चीज हमें इस चैप्टर में कवर करनी है, इस वन शॉट में हम इसीलिए कवर कर रहे हैं कि इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको समझ में आए, ठीक है। सो नेक्स्ट चीज है चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर का मतलब क्या है? चेंज इन पीएसआर का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी नया पार्टनर ना ऐड हुआ है ना एग्जिस्टिंग पार्टनर छोड़ के गया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब जो पुराने पार्टनर्स हैं बिजनेस के, वो ये डिसाइड करते हैं कि उनके बीच में जिस तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, अब वो उस तरीके से ना डिस्ट्रीब्यूट होके किसी और तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होएगा, तो वो एक नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे काम करते हैं, ठीक है। इसके रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे ना कोई पार्टनर ज्वाइन करेगा ना कोई पार्टनर लीव करेगा। चेंज इन पीएसआर के केसेस में अक्सर होता है सिर्फ और सिर्फ पीएसआर बदलता है, ठीक है। इसमें कोई भी नया पार्टनर ऐड नहीं होता, ना कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर छोड़ के जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये दिमाग में रखना है, ठीक। अब ये पीएसआर सिर्फ चेंज होगा और इन रीजन की वजह से चेंज हो सकता है। क्या क्या रीजन हो सकते हैं? जब लगे कि कोई जैसे ए बी सी 3 पार्टनर थे, बी ने कहा नहीं अब मैं थोड़ी ज्यादा कैपिटल दे सकता हूं, मैं ज्यादा कैपिटल के बदले ज्यादा शेयर ऑफ प्रॉफिट लूंगा, ठीक है। तो यहां भी क्या हुआ, जब बी ने ज्यादा कैपिटल दी तो उसने ज्यादा शेयर ऑफ प्रॉफिट की डिमांड करी और बिजनेस को ज्यादा कैपिटल की जरूरत थी, तो ए और सी उससे एग्री कर गए। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर बी को ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो ए और सी क्या कर रहे होंगे? अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सैक्रिफाइस कर रहे होंगे टुवर्ड्स दी बी, है ना। तो इसलिए भी पीएसआर चेंज होता है। दूसरा, एक पार्टनर काम ज्यादा कर रहा है, सपोज ए बी सी थे, ए का बहुत ज्यादा काम करता था, 1 साल की पार्टनरशिप हो गई थी। 1 साल की पार्टनरशिप में जब देखा कि ए हर मीटिंग में जा रहा है, ए सारे रिसोर्सेज को अरेंज कर रहा है, ए सारे वर्क अलाइन कर रहा है, ए सारी मीटिंग्स भी कर रहा है और ए सारी जिम्मेदारी भी कर रहा है, और बी और सी कभी कभी आके चले जाते हैं। तो एक दिन ए जाता है मीटिंग में बी और सी के साथ और कहता है कि देखो मैं बहुत काम कर रहा हूं और मुझे चाहिए ज्यादा शेयर ऑफ प्रॉफिट, वरना मैं जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, मुझे तो बहुत कम मिल रहा है एंड आप लोगों को तो मेरे से अक्सर ज्यादा ही प्रॉफिट मिल रहा है क्योंकि आपका रेशियो ज्यादा है। तो बी और सी सोचते हैं कि नहीं इतना अच्छा पार्टनर है, जाने देने से बेटर है कि हम इसे रिटेन कर लेते हैं, ठीक है। तो वहां पे वो ए का शेयर देते हैं बढ़ा। अब ए का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है। तो इसे कंट्रीब्यूट कौन करेगा? बी और सी आपस में बात करेंगे, ठीक है हम लोग थोड़ा थोड़ा सैक्रिफाइस कर देते हैं अपने प्रॉफिट का रेशियो टुवर्ड्स ए को लेने देते हैं क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है। इतना अच्छा पार्टनर कहाँ मिलेगा? तो बी और सी ने उसे जाने नहीं दिया, बी और सी ने उसे रिटेन किया एज अ पार्टनर एंड टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री किया और उसको ज्यादा प्रॉफिट गारंटी किया कि ठीक है आप ज्यादा रेशियो ले लो, अगर कोई चीज 10 हिस्सों में बट रही है तो आप उसका 5 रखो, मैं बी और सी अपने में डिसाइड कर लेंगे कि वो कितना है, 3 की 2, ठीक है, क्लियर। सो इस वजह से भी पीएसआर चेंज हो सकता है। दूसरा, पार्टनर गिव्स पार्ट ऑफ हिज शेयर टू अनदर विलिंगली सी ने सोचा कि मैं अपना कुछ हिस्सा ए को दे देता हूं, मन कर रहा है, ठीक है। विलिंगली जब कोई पार्टनर एक अपना शेयर उठा के दूसरे पार्टनर को देता है तब भी चेंज इन पीएसआर होता है। उस केस में भी ये हम रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, हम सारे टर्म्स कंडीशन फॉलो करते हैं, हम अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, न्यू अकाउंट्स को हम स्टार्ट करते हैं विद दी फ्रेश स्टार्ट, ठीक, ओके। तो यहाँ पे हमें ओवरऑल पीएसआर में क्या रूल फॉलो करना है? हमें देखना है कौन टोटल कितना गेन कर रहा है और कौन टोटल कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब मैंने यहां बात करी कि ए को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट शेयर मिलेगा, क्या मिलेगा? ज्यादा प्रॉफिट शेयर मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? ए को ज्यादा प्रॉफिट ऑफ शेयर कब मिल सकता है, बता सकते हो? ए को ज्यादा प्रॉफिट ऑफ शेयर किन केसेस पे मिलेगा? ए को ज्यादा प्रॉफिट शेयर तभी मिलेगा जब बी और सी लेस शेयर प्रॉफिट लेने के लिए एग्री करें, है ना। ऐसा थोड़ी होगा कि यहां पे अलग से प्रॉफिट उठा के इसको दिया जाएगा, इनको भी उतना नहीं, जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसमें जो ए का हिस्सा होगा वो ज्यादा होगा। सपोज आपके दोस्तों में एक का आपको रिवॉर्ड दिया गया, 3 की टीम थी, ठीक है, 3 की टीम ने अच्छा काम किया, रिवॉर्ड में आपको दिए गए 2 बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट जिसमें थे टोटल 20 चॉकलेट्स, ठीक है, 20 चॉकलेट्स ही, ठीक है। अब उसमें से आपके में सबसे ज्यादा काम जो किया था वो हरी ने किया था। रवि और मोहन कह रहे थे कि अच्छा ठीक है, अब हरी यहाँ कह रहे यार मैंने सबसे ज्यादा काम किया था, सारे प्रेजेंटेशन ये सब मैंने ही अलाइन किया था, मुझे तो थोड़ी ज्यादा चॉकलेट मिलनी चाहिए।
तो आप लोग सोचते हैं ठीक है, बात तो सही कह रहा है, काम तो सबसे ज्यादा इसी ने किया था। तो 20 में से 8 चॉकलेट आपने उठा के दे दी हरी को, ठीक है। अब यहाँ पे रवि एंड अदर जो आपका फ्रेंड है उन्हें क्या मिलेगा, उन्हें बचे हुए से मिलेगा। बचा कितना है, 12 बचे हुए हैं, ठीक है। अब 12 वो चाहे आपस में बांटे चाहे कम ज्यादा में बांटे, वो एफर्ट्स के बेसिस बट सकता है। सो अब यहाँ पे एक को ज्यादा क्यों मिल रहा है, क्योंकि दूसरे ने कम एक्सेप्ट किया, ठीक है। दैट्स हाउ PSR वर्क्स। जब आप चेंज करते हो उसे, किसी को अगर ज्यादा मिल रहा है तो अब ऑब्वियस सी बात है कोई अपना हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहा होगा, इसीलिए से कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एंड जो पार्टनर अपना हिस्सा गिव अप करने के लिए रेडी हो जाता है उसे कहते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और जिस पार्टनर को इन फ्यूचर प्रॉफिट ज्यादा हिस्सेदारी मिलती है प्रॉफिट में, उसे कहते हैं गेनिंग पार्टनर। इज दैट क्लियर? सो गेनिंग पार्टनर की डेफिनेशन आई होप क्लियर हो गई होगी, एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की भी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। यहां सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो देखा जाता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या मतलब है, ये वो रेशियो है जिसमें पार्टनर्स अपना फ्यूचर प्रॉफिट का हिस्सा गिव अप करते हैं। मतलब वो अपना जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट अभी तक पा रहे थे उसमें से कुछ पोर्शन वो गिव अप कर देते हैं, एंड उनको अब जो नया पोर्शन मिलता है वो कम मिलता है। इसीलिए इसका जो फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। अक्सर बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के फॉर्मूले में और गेनिंग रेशियो के फॉर्मूले में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ओल्ड माइनस न्यू होगा कि न्यू माइनस ओल्ड होगा। देखो कॉन्सेप्ट वाइज चलो, देखो सैक्रिफाइस कब करोगे, जब नया शेयर ज्यादा होगा कि ओल्ड ज्यादा होगा। सोचो कब ज्यादा सैक्रिफाइस कब करोगे, जब नया शेयर ज्यादा होगा कि ओल्ड शेयर ज्यादा होगा। सैक्रिफाइस तो तब हुआ ना कि जब जो मुझे पहले मिल रहा था वो ज्यादा मिल रहा था और जो मुझे अभी मिल रहा है वो कम मिल रहा है, ठीक है। तो जो मुझे पहला शेयर ऑफ प्रॉफिट है, जो मुझे पहले मिलता था शेयर ऑफ प्रॉफिट, इट वाज अमाउंट के में देखेंगे तो वो ज्यादा था, ठीक है। इट वाज बिगर इन अमाउंट, एंड यहां पे देखें तो इट्स नॉट, ठीक। सो यहीं पे देखा जाएगा कि अगर रेशियो की वैल्यू पहले बढ़ी हुई थी अब कम हो गई तो मतलब क्या, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है, तभी पॉजिटिव आएगा जो बड़ा है वो, ठीक है। तो इस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। इसीलिए सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला जो बना वो इस तरह से बना। इसका 1 मार्क क्वेश्चन भी आता है कि जहां पूछा जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, तो पुराना सैक्रिफाइस कर रहा है इसका मतलब ओल्ड बड़ा होगा न्यू छोटा होगा, इसलिए ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट गेनिंग रेशियो में, गेनिंग रेशियो में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो फ्यूचर प्रॉफिट में ज्यादा गेन करेंगे, मतलब उनको हिस्सेदारी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। इस केस में जो फॉर्मूला बन रहा है इसका मतलब अब ज्यादा कौन है, जो करंट उनको न्यू शेयर मिल रहा है वो ज्यादा है और जो पहले मिल रहा था वो कम है, ठीक है। तो इस हिसाब से फॉर्मूला क्या बना, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ठीक है, क्लियर। अब आप दोनों के किसी के भी बेस को रख के आप सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग पता लगा सकते हो। एक ये 1 मार्क क्वेश्चन आता है, इस तरह के 2 1 मार्क क्वेश्चन आपके आ सकते हैं जिसमें आपको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पता लगाना होता है। एंड यहीं पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज होके गलत कर देते हैं। हाँ, बहुत आसान सी चीज है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है एंड स्टिल गलती हो जाती है। दैट्स व्हाई आई एम ब्रिंगिंग यू हियर वन शॉट, जहां पे आपकी छोटी छोटी एरर्स हैं वो आप ना करो, ठीक है, क्योंकि एक एक मार्क्स बोर्ड में है इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे तो सैक्रिफाइसिंग हमने फॉर्मूला तो आपको इसलिए बताया क्योंकि ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है बच्चों, ये गेनिंग रेशियो क्या फॉर्मूला है और सैक्रिफाइसिंग का क्या फॉर्मूला है, तो याद मत करो, फॉर्मूले इस तरह से समझ लो। गेनिंग मतलब नया शेयर ज्यादा है, ओल्ड कम है तो न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग मतलब ओल्ड ज्यादा है, न्यू कम है तो ओल्ड माइनस न्यू। इज दैट क्लियर? ये हो गया ध्यान, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस में यहाँ पे देखो एक बहुत ही 2 मैंने इजी क्वेश्चंस रखे हैं, मैंने आंसर भी मेंशन कर दिया। अब हम देखेंगे इसको करना कैसे है। देखो इसको करने पे जितना जल्दी कर पाओगे उतना अच्छा है, क्योंकि यस इस तरह का एक 1 मार्क क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ सकता है जिसमें आपको बताना होगा विच वन इज गेनिंग विच वन इज सैक्रिफाइसिंग एंड बाय व्हाट प्रोपोर्शन, ये तक पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सॉल्व करना बहुत आसान है। अक्सर बच्चे पता है कहाँ कंफ्यूज होते हैं, आप लोग यहाँ कंफ्यूज होते हो कि हम ये रखें कि ये रखें। अरे कोई भी रखो, ठीक है, बस ध्यान रखो कि आंसर क्या आ रहा है। सपोज मैं न्यू गेनिंग रेशियो से निकालूंगी दोनों का आंसर, ठीक है। यहां पे हम गेनिंग करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक। हमें पता करना है कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है कौन सा पार्टनर
सैक्रिफाइस कर रहा है। हम एकदम बेसिक लेवल से बताएंगे ताकि जिन बच्चों ने आज से पढ़ाई शुरू करी है उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। जिन्होंने अभी तक पेन तक नहीं उठाया है उनके लिए भी ये सेशंस हैं, ताकि वो कहीं से तो स्टार्ट करेंगे तो एकदम बेसिक फ्रॉम दी स्क्रैच हम कैलकुलेशन भी रखेंगे, ताकि आपको कहीं भी किसी भी लेवल पे किसी भी तरह के बच्चों को दिक्कत ना आए। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ एक्स एंड वाई दो पार्टनर थे, दोनों में से पता करना है कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। तो इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि दोनों को पहले मिल क्या रहा था। तो एक्स एंड वाई को पहले मिल रहा था 5:3 में प्रॉफिट बट रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स को कितना हिस्सा मिल रहा था, 5, वाई को कितना हिस्सा मिल रहा था, 3। आउट ऑफ व्हाट, मतलब इसका मतलब है 5 + 3 टोटल कितना हो गया, 8। मतलब किसी भी प्रॉफिट के कितने हिस्से किए जाते थे, 8 हिस्से किए जाते थे, और उसमें से 5 हिस्सा किसे दिया जाता था, एक्स को दिया जाता था। 3 हिस्सा किसे दिया जाता था, वाई को दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स का ओल्ड शेयर है वो कितना है, एक्स का ओल्ड शेयर है 5/8। ठीक है, 8 में से उसे कितने हिस्से मिल रहे हैं, 5। वाई को कितने मिल रहे हैं, 3। अब यहाँ पे पीएसआर चेंज हो गया, पीएसआर चेंज होके क्या हो गया है, बराबर, इक्वल। मतलब अब कोई भी जो प्रॉफिट होगा वो कितने हिस्से में बटेगा, 2। ठीक है, एक हिस्सा एक्स, एक हिस्सा वाई। देखो यहीं से पता चल रहा है कि एक्स ही सैक्रिफाइस कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसे पहले 8 हिस्से में से 5 मिलता था, अब तो सिर्फ एक पूरा हिस्सा मिल रहा है, तो कम हुआ ना हिस्सा। ठीक है, अब बराबर से मिल रहा है। ठीक, अभी कितने से सैक्रिफाइस कर रहे हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, तो इनका न्यू रेशियो क्या होगा, अगर ये इक्वल शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो इक्वल में हमेशा 1:1 जाता है, एक एक हिस्सा सबको मिलेगा। तो दो पार्टनर हैं तो इक्वल का रेशियो क्या बनेगा, 1:1 बनेगा, क्योंकि 2 ही पार्टनर थे। इक्वल में हमेशा सबको बराबर से एक एक चीज मिलेगी, तो रेशियो भी क्या बन जाएगा, 1:1। ठीक है, यहाँ पे 2 पार्टनर थे इसलिए 1:1, 2। 3 होते तो 1:1:1। ठीक है, ओके। नाउ न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, मतलब कोई भी प्रॉफिट होगा उसको 2 हिस्से में बांटा जाएगा, बराबर से एक एक दोनों को मिलेगा। तो ये क्या आपका फ्रैक्शन में बनेगा, 1/2। ये हो गया न्यू रेशियो। ठीक है, इनका ओल्ड रेशियो कौन सा है, इनका ओल्ड रेशियो है 5/8, क्योंकि रेशियो क्या चल रहा था, 5:3। एक्स का पहले था और वाई का बाद में। ठीक है, तो उसको कितना मिल रहा था, 5/8 मिल रहा था। ठीक, अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं बेस सेम, मतलब डिनोमिनेटर हम ये सेम करते हैं। ये 8 है तो कोशिश करनी है कि 2 को भी 8 बना दे। 2 को 8 कैसे बनाया जा सकता है, 2 को 8 कैसे बनाया जाए, बेईमानी से नहीं बनाया जाता है, मल्टीप्लिकेशन से बनाएंगे। ठीक है, सो 2 × 4। ठीक, ओके, 2 का 8 करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 करोगे आप लोग, तो ये 4 2 8, जो नीचे मल्टीप्लाई करोगे वही ऊपर करोगे। ठीक है, सो ये 4 - 5। अब आप कहो कि मैम ये तो माइनस में ही आएगा क्योंकि -5 बड़ा है। ठीक है, आने देते हैं, आंसर क्या आएगा, -1/8। ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। हमने कौन सा फॉर्मूला फॉलो किया था, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आंसर किसमें आ गया, नेगेटिव में। तो ये क्या बता रहा है कि ओल्ड रेशियो बड़ा था, न्यू रेशियो कम है, इसीलिए आंसर नेगेटिव में आया है। ठीक है, तो जब न्यू आपका गेनिंग रेशियो के फॉर्मूले में आंसर नेगेटिव में आ रहा है, इट इंडिकेट्स दैट कि आपका जो पुराना शेयर था वो ज्यादा था और जो आपका नया शेयर है वो कम है। तो जब आपका पुराना शेयर ज्यादा है, नया शेयर कम है, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, वो पार्टनर कर रहा है सैक्रिफाइस। वेरी गुड, तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, अब वाई का पता कर लेते हैं। एंड एक्स कितने से सैक्रिफाइस कर रहा है, 1/8 से। नाउ वाई की बारी, वाई का न्यू शेयर कितना है, 1/2, एंड इसका पुराना शेयर 3/8। अगेन इसको कॉमन करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 4 - 3। अब यहां पे ये आंसर आ रहा है पॉजिटिव, और हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, गेनिंग रेशियो का। तो वाई यहां पे क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है, तो ये कहलाएगा गेनिंग पार्टनर। ठीक है, क्लियर। सो अब फ्यूचर प्रॉफिट में किसको ज्यादा मिल रहा है, किसको ज्यादा मिल रहा है, वाई को मिल रहा है अच्छे से, पिछले मतलब ज्यादा किस कंपैरिजन, पहले के कंपैरिजन में। सो पहले के कंपैरिजन में वाई का फायदा हुआ है, उसको पहले कम मिलता था, अब ज्यादा मिल रहा है, और एक्स का नुकसान हुआ है, उसको पहले ज्यादा प्रॉफिट के हिस्से मिलते थे, अब बेचारे को कम मिल रहा है। ठीक है, क्लियर। सो यहाँ पे एक्स सैक्रिफाइसिंग होगा, वाई गेनिंग होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी इन अ पार्टनरशिप थे, सेम इसी तरह से है, ये सैक्रिफाइस ये शेयर कर रहे थे प्रॉफिट इक्वली, तो पहले था इनका 1:1,
फिर उन्होंने चेंज कर लिया, चेंज किया इन्होंने 4:3 में, ठीक है। अब देखो मैंने एक आपको न्यू रेशियो से कराया था, चलो एक ओल्ड रेशियो से कर लेते हैं, आप समझ में आ जाएगा, कोई भी करोगे आंसर आसान ही आएगा, ठीक है। अब देखो ओल्ड रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशियो मतलब ओल्ड रेशियो में अगर हम पहले निकाले ए का, तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है 1:1, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, माइनस न्यू रेशियो, न्यू रेशियो क्या है 4:3, तो 4/7, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो और दोनों का बेस सेम कर दो, ठीक है। ऐसा क्या ये बन सकते हैं दोनों की, दोनों की वैल्यू बराबर है, तो 214 बन सकता है, 7 भी 14 बन सकता है। 214 कैसे बनेगा 7 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 7 हो जाएगा, और ये कैसे आपका 14 बनेगा, ठीक है 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया 4 2 = 8 एंड बेस हो गया कॉमन, ठीक है। अब यहाँ पे भी आंसर क्या आ रहा है नेगेटिव, पर यहां हमने फॉर्मूला क्या लगाया था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो इसका मतलब अगर ये नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है, ये नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब न्यू रेशियो क्या था ज्यादा है, तो ए क्या कहलाएगा यहाँ पे, ए कहलाएगा यहाँ पे गेनिंग पार्टनर, ठीक है क्लियर। तो इस तरीके से देखो मैंने न्यू रेशियो का भी यूज करके आंसर निकाल लिया, पता कर लिया कि कैसे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर निकलेगा, और मैं ओल्ड रेशियो का भी, तो कुछ भी यूज करो, बस ध्यान रखो फॉर्मूला क्या लगाया है, ठीक है, ये ध्यान रखो किसको किससे माइनस कर रहे हो, और फिर कंक्लूजन पे जाओ, ठीक है। ऐसे नहीं करना है कि कुछ भी लगा के या कुछ भी कंक्लूजन फॉलो करो, ठीक है। देखो कि माइनस क्यू आ रहा है, अब जैसे यहाँ पे देखा माइनस क्यू आ रहा है क्योंकि न्यू रेशियो बड़ा था, तो मैंने आपको क्या सिखाया है, अगर न्यू रेशियो बड़ा है, ठीक है, और ओल्ड रेशियो छोटा है किसी भी पार्टनर का, तो वो पार्टनर क्या करेगा, वो गेन करेगा कि सैक्रिफाइस, गेन करेगा, नया रेशियो बड़ा है ना, ठीक है। ओके चलो चलो बच्चा अब आगे बढ़ेंगे, दैट इज बी का, बी पे भी यही करते हैं, उसका ओल्ड रेशियो कितना है 1/2, न्यू रेशियो कितना है 3/7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगेन कर दो, तो ये हो गया 7 - 6/14, ये कैसे आया 7 यहां और 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ठीक, तो ये बेस सेम हो गया, 7 आ गया 6 आ गया, 7 - 6, ठीक, तो यहां पे आंसर कितना आ रहा है इस चीज का 1/14। अब ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है, ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब फॉर्मूला क्या लगाया था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ओल्ड रेशियो ज्यादा था न्यू रेशियो कम था, तो उस केस में इन्हें क्या कहेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, क्योंकि ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला था ना। और ऐसे भी देखा जाए अगर ओल्ड रेशियो ज्यादा है न्यू रेशियो कम है, आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब पुराना रेशियो ज्यादा था, पुराना रेशियो ज्यादा था, इसका मतलब पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है, ठीक है। ओके सो ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो गया। इन्होंने कितने से सैक्रिफाइस किया है 20 ने, बी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/14 में, एंड ए कितने में सैक्रिफाइस गेन कर रहा है, ए गेन कर रहा है 1/14 में, दोनों का ही शेयर सेम है सैक्रिफाइसिंग किस टर्म पे, ठीक। नाउ आई होप ये निकालते कैसे हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो क्लियर होगा। ये मोस्ट कॉन्फ्लिक्टेड टॉपिक रहता है, इजी है बहुत इजी है, बट अक्सर एग्जाम में जाके पता नहीं एकदम से ऐसे दिमाग में अजीब सी तारे हिल जाती हैं कि जहाँ पे रहता है सैक्रिफाइसिंग क्या होगा गेनिंग क्या होगा, तो आराम से कामली एक फॉर्मूला बनाओ कि सैक्रिफाइसिंग में, फिर से समझ लो सैक्रिफाइसिंग में ओल्ड रेशियो ज्यादा होगा इसलिए ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग में न्यू बड़ा है तो न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। चलो अब बच्चा आगे बढ़ेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यस, जब भी चेंज इन पीएसआर होता है तो हम अगर बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एग्जिस्ट करता है तो उसका ट्रीटमेंट कुछ इस तरीके से होगा। तो जब चेंज इन पीएसआर होगा तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, एंड उन कुछ बातों में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आता है। अब ये क्या चीज है, देखो रटना कुछ नहीं है, एंट्रीज क्यों रटना, ये भी बहुत ऐसा आसान टॉपिक नहीं है, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, इसको रट के चले जाते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन ये है, इसमें अगर ये होगा तो ये कर देंगे, ये होगा तो ये एंट्री कर देंगे, इससे अच्छा समझ लो ना, ठीक है। ओके सो देखो वर्कमैन कंपनसेशन जरूरी नहीं है कि आपकी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करे, पर अगर एग्जिस्ट कर रहा है और पार्टनर्स के बीच में
पीएसआर चेंज हुआ है तो इसका कुछ ट्रीटमेंट होगा, वो करना है। ठीक है, ओके। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये है कि अगर ये, पहले तो मीनिंग जान लो। मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है वर्कमैन कंपनसेशन एक रिजर्व है। क्या है? रिजर्व। रिजर्व किससे बनाए जाते हैं? रिजर्व बनते हैं पास्ट प्रॉफिट से। किससे बनता है? पास्ट प्रॉफिट। ये कुछ ऐसा रिजर्व नहीं है जो रातों रात पैसा डाल के बना दिया। रिजर्व है, सालों की मेहनत होती है। जैसे अगर बिजनेस 5 साल से चल रहा है तो सारे पार्टनर्स ने मिलकर डिसाइड किया होगा कि हम एक काम करेंगे, हम हर साल 10-10 हज़ार एक रिजर्व में डालेंगे जो कि हमारे वर्कर्स के बेनिफिट के लिए ही होगा कि अगर कुछ हो जाता है एक्सीडेंटल या कुछ कंपनसेशन उनके पार्ट पे आता है तो हम यहाँ से उनको हम पे ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, हम इस रिजर्व का यूज कर लेंगे। ये इसका एक पर्पस था। ठीक है, तो यस, रिजर्व ये इसलिए क्रिएट किया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फ्यूचर के किसी एक्टिविटी के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, यहां भी क्या पर्पस था? वर्कमैन कंपनसेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, इसका मोटिव क्या था इस रिजर्व का? कंपनसेशन प्रोवाइड करना है टू दी वर्कर्स। ठीक है, अब ये हो सकता है क्लेम हुआ हो या तो ना हुआ हो। ठीक, ओके। सो ये रिजर्व जो है इट्स द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये क्या दिखा रहा है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। For what purpose? For the purpose of workman compensation. workman compensation के लिए दिया गया है कि इन फ्यूचर अगर कोई वर्कर को कभी कुछ होता है, कोई भी ऐसी इमरजेंसी होती है या एक्सीडेंटल होता है, तो उस केस में अगर हमें कंपनसेशन देना है वर्कफोर्स को तो ये हमारे काम आ सकता है। ठीक है, क्लियर? तो दैट्स वाई ये जो सालों का प्रॉफिट इकट्ठा हुआ, पर अब तो टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो रही हैं, अब तो नए रिजर्व बन सकते हैं या फिर नई चीज़ों पे काम होगा, तो पुराने रिजर्व को सेटल इन करना है कि नहीं करना है ना? तो उस केस में हम यहाँ पे देखेंगे ये सारी एंट्रीज। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे कुछ एंट्रीज कंडीशंस वाइज होंगे। सबसे पहले आपको देखना है इसका काम है कि नहीं। एक छोटा क्वेश्चन तो इसका वैसे आ जाता है जहाँ पे आपसे केसेस वाइज भी पूछ सकते हैं और एमसीक्यू वाइज भी पूछा जा सकता है और 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन दिया है, सबसे पहली चीज चेक करोगे क्या क्लेम हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या चेक करोगे? क्लेम हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, इफ देयर इज नो क्लेम एग्जिस्ट, मतलब किसी ने क्लेम नहीं किया है इस रिजर्व को, तो उस केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो भी अमाउंट है वो पार्टनर्स हंसी खुशी अपने बीच में बांट लेते हैं इन दी ओल्ड पीएसआर। ठीक है, वो पार्टनर्स को बिलोंग करता है क्योंकि अब नई चीजें कॉन्स्टिट्यूट हो रही है ना, नई चीजें बन रही हैं, नई चीजें डिसाइड हो रही हैं, एग्रीड ऑन हो रही हैं, तो अब नए पैमाने पे काम होगा। तो जो पुराने रिजर्व है उनको आपस में बांटा जा सकता है। तो यस, ये वाला रिजर्व अगर यूज नहीं हुआ है तो पार्टनर्स अपने बीच में बांट लेते हैं, वो अपने कैपिटल में इसको एड ऑन कर लेते हैं। ठीक है, और ये किस हिसाब से बटता है? ये ओल्ड पीएसआर के हिसाब से बटेगा। ठीक, क्लियर है? ओके, सो ये हो गई हमारी पहली एंट्री कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन एग्जिस्ट करता है, उसका कोई भी क्लेम नहीं आया तो इट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। दैट्स व्हाई एंट्री विल बी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अब ये दो क्यों है? देखो ये तो सबको पता है, अभी फ्लक्चुएटिंग अगर होगा तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, फिक्स्ड होगा तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, अब अगर क्लेम एग्जिस्ट करता है, क्लेम एग्जिस्ट करेगा तो हम ये सारे कंडीशंस चेक करेंगे। ठीक है, क्लेम मतलब किसी ने मांग लिया इस रिजर्व से पैसा और हमें एक्चुअल में फर्म को देना पड़ रहा है, तो फर्म तो रिजर्व यूज करेगी ना, उस समय ये थोड़ी देखेगी नहीं रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है पार्टनर्स पे दे देते। नहीं, जिस पर्पस के लिए बना है उस पर्पस को पहले फुलफिल करना होगा। तो अगर जितने का क्लेम है, मतलब जितना रिजर्व बनाया था उतना ही क्लेम आ गया, ठीक है, देना पड़ रहा है, तो फिर ये पार्टनर्स के बीच में बंटना असंभव है, बचा ही नहीं है तो देंगे क्या। ठीक है, तो ये जिस पर्पस के लिए बना था उस पर्पस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा पूरा रिजर्व अमाउंट उठा के प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट पे। ठीक, ओके। सेकेंड, क्लेम तो आया बट रिजर्व से कम आया। ठीक है, मतलब जो क्लेम आया वो थोड़ा कम आया, 20,000 का बनाया था, 10,000 का क्लेम आया, 10,000 बचा हुआ है, तो जितना बचा हुआ होगा वो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एंट्री क्या बनेगी, ध्यान से देखो, वर्कमैन कंपनसेशन कितना था वो बता दिया, इसमें से कितना अमाउंट कम क्लेम के लिए गया डेबिट में क्रेडिट में बता दो, फिर कितना पार्टनर्स के बीच में बट सकता है उसको उठा के बांट दो। 10,000 को हर एक पार्टनर को ओल्ड पीएसआर के हिसाब से बांट दिया जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट, क्लेम ज्यादा आ गया, रिजर्व कम था। ठीक है, अब देखो जब क्लेम कम आया था, रिजर्व बढ़ गया था, तो पार्टनर्स एंजॉय किया था ना शेयर, पार्टनर्स के बीच में वो शेयर हो गया था पूरी तरह। पर जब क्लेम ज्यादा आया, रिजर्व कम पड़ गया, तो उस केस में किसकी जिम्मेदारी बनती है इस लायबिलिटी को उठाना? उस केस में इस लायबिलिटी को उठाने का काम है पार्टनर्स का, पार्टनर्स को देना होगा अपनी कैपिटल में से। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सबसे पहले तो इसकी वैल्यू हो गई है बढ़, जो उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है रिजर्व में, तो जितना रिजर्व है वही लिखेंगे, यहां लिखेंगे जितने एक्स्ट्रा वैल्यू की जरूरत है। 20 था, 10,000 की और जरूरत है तो 10,000 लिखेंगे रिवैल्यूएशन में, क्योंकि जब भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो किसी भी लायबिलिटी की वैल्यू जब बढ़ती है तो वो रिवैल्यूएशन के थ्रू दिखाते हैं। बढ़ रही है लायबिलिटी है तो कहाँ दिखेगी? डेबिट में दिखेगी। ठीक है, अब ये पूरा लायबिलिटी किस नाम पे बढ़ रही है? भैया क्लेम ज्यादा आ गया था, क्लेम ज्यादा आ गया था तो वही तो है लायबिलिटी, किसके अगेंस्ट बढ़ रही है? फॉर दी प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, तो उसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। ठीक है, अभी यहां जब रिजर्व बचा था तो पार्टनर्स ने शेयर में एंजॉय किया था, उनकी कैपिटल बढ़ गई थी, तो जब क्लेम ज्यादा आ गया तो अब तो लॉस हो रहा है ना, तो लायबिलिटी बढ़ गई है, लायबिलिटी बढ़ गई मतलब हमें अब पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है। ठीक है, 10,000 ज्यादा देना पड़ रहा है, तो ये 10,000 का ये जो लॉस हुआ है फर्म को, ये भी पार्टनर्स बियर करेंगे, एंड दैट्स व्हाई उनकी जो कैपिटल है यहाँ होगी डेबिट, उनकी कैपिटल से ही चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से चार्ज होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और द करंट अकाउंट यू कैन यूज टू द रिवैल्यूएशन। अब ऐसे अगर नहीं समझ में आए परेशान मत हो, अभी मैं एक छोटा सा आपको इसका इलस्ट्रेशन कराऊंगी, और ये सारे जो भी अगर छोटे मोटे क्वेश्चन अगर उठ रहे हैं दिमाग में और सोच रहे हो नहीं समझ तो नहीं आया मैम, आपने बताया तो कुछ कुछ बट कुछ कुछ गैप्स हैं, रुको रुको अभी फिल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। अकाउंट्स है, बिना क्वेश्चन के समझ में भी नहीं आनी है। ठीक है, बेसिक समझ में आ गया होगा ना, अब प्रैक्टिकल के थ्रू देखते हैं। देखो PQR है, रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ, ओल्ड शेयर क्या है? ओल्ड PSR है 3:2:1। न्यू से हमें कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, न्यू का क्या काम है? सब किस में बट रहा था? यहाँ पे सब बट रहा था ओल्ड ओल्ड ओल्ड। ठीक है, तो न्यू का कोई काम नहीं है। चलो ठीक, अब बैलेंस शीट में उनके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो दिख रहा था। देखो रिजर्व हमेशा लायबिलिटीज में दिखेंगे, कहाँ दिखेंगे? रिजर्व हमेशा लायबिलिटी में दिखेंगे। रीजन क्या है? देखो जब भी कोई रिजर्व होते हैं ना, इट इज सपोज टू बी गेट यूटिलाइज इन फ्यूचर, एसेट में नहीं दिखा सकते क्योंकि एसेट बिलोंग करते हैं फर्म को, जो कि जिससे हम यूज कर सकते हैं टू अर्न समथिंग, बट इसका कुछ पर्पस है वो उसी के लिए यूटिलाइज होगा। उस केस में ये लायबिलिटी बन जाते हैं और हमेशा लायबिलिटी की तरफ ही दिखाई देंगे। ठीक है, सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमेशा कहाँ देखोगे? लायबिलिटी साइड। तो कितना है बुक्स ऑफ अकाउंट में? 60,000 है। हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देना है केसेस के हिसाब से। तो पहला क्या था? यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी रिगार्डिंग दी वर्कमैन कंपनसेशन, एंड जो हमारा रेशियो है 3:1। तो इस केस मैंने आपको यहाँ क्या बताया? इस केस में अगर कुछ भी क्लेम ना आए तो पूरा रिजर्व किस में बढ़ जाता है? पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाता है। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी पहले की वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा। पार्टनर कौन थे? पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल। ठीक है, इनके बीच में जाएगा ये बट। ठीक है, कितना था? 60 था। कैसे बांटोगे? देखो 60 को बांटना है 3 लोगों में। PSR क्या है? 3:2:1। इनका सम टोटल करो, कितना आ रहा है? 3 + 2 + 1 कितना आ रहा है? उतने में ये हिस्से में बटेगा। तो ये कितने हिस्से में बटना है? 6 हिस्सों में बटना है। ठीक है, तो अब इसको एक हिस्से की वैल्यू निकाल लो, फिर बाकी हिस्से की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, अब ये एक हिस्से की वैल्यू अगर हम देखें तो ये कितनी आ रही है? 10,000। ठीक है, 10,000 सबको एक एक हिस्सा दे दिया अभी, पर सबको एक एक हिस्सा नहीं मिलना था। सबको कितना मिलना था? P को मिलना है 3 हिस्सा। ठीक है, तो ये जो 6 हिस्से में बटा था इसके एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ रही है? 10। 3 हिस्से की वैल्यू कितनी आएगी? × 3 कर दीजिए। तो इनको मिल रहा है 30,000। इनको कितना मिलेगा? 60 में से 30,000। Q का कितना शेयर है? Q का हिस्सा है 2, तो उसको 2 हिस्से की वैल्यू मिलेगी। एक हिस्से की वैल्यू 10,000 है तो 2 हिस्से की कितनी होगी? 20,000। नेक्स्ट, R को तो एक ही हिस्सा मिल रहा था और एक हिस्से की वैल्यू कितनी है? 10,000, तो R को 10,000 ही मिलेगा।
ठीक है, तो टोटल हमने कितना बांट दिया, 60,000। ये पहली एंट्री डन। ठीक है, अगर क्लेम नहीं आया तो रिजर्व किसको बिलोंग करेगा, ओल्ड पार्टनर को बिलोंग करेगा। किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड पीएसआर में बांटेंगे। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। सेकंड केस क्या कह रहा है कि भाई क्लेम आ गया है। कितने का क्लेम आया है, क्लेम आया है 24,000 का। तो कुछ तो बचा ना, ये तो अच्छी बात है। चलो क्लेम आया पर फिर भी कुछ ना कुछ बचा है। ठीक है, आप देखते हैं 60,000 का रिजर्व था, क्लेम आ गया है 24,000 का, तो बचा कितना है, हाँ, तो यहां पे आपका 36,000 बच गया है। ठीक है, कितना बचा है, 36,000। ठीक, सो इतना पार्टनर्स अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि नहीं, हाँ कर सकते हैं। ये रिजर्व ही तो है, रिजर्व में से कितना यूज हुआ, रिजर्व में सिर्फ 24 ही तो यूज हुआ, कितना बच गया है, 36 बचा हुआ है। तो 24 ठीक है क्लेम में दे देंगे, बचा हुआ कौन यूज करेगा, पार्टनर्स यूज करेंगे। तो यहाँ पे अब सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेकेंड एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो भी है आपका वो होगा डेबिट। और सबसे पहले हम इसके क्लेम में डालेंगे, सो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, अकाउंट कितना डालना है हमें, कितने का क्लेम आया है, 24,000 हम दे देंगे भाई। और जो बचा ये 36,000, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में। तो अब ये 60 नहीं हुआ है, ये कितना बचा है, ये बचा है 36,000। ठीक है, यहाँ पे भी वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। क्लियर, ओके। सो नाउ अगेन एक हिस्से की वैल्यू निकालो और जितना हुआ वो पार्टनर्स के बीच में बांट दो। तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ रही है, 6,000। ठीक है, पी को कितना मिल रहा है, 3, क्यू को कितना मिल रहा है, 2, आर को कितना मिल रहा है, 1। ठीक है, इसी हिस्से में हम यहाँ पे बांट देंगे। पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल। ठीक है, ओके, यहां पी को कितना मिल रहा है, 18, क्यू को कितना मिलेगा, 12, आर को कितना मिलेगा, 6। इन सबका सम टोटल कर लो, 60,000 ही आना चाहिए। ठीक है, क्लियर। अच्छा चलो, सेकेंड केस भी हो गया, आसान था। ठीक है, आई होप आप समझ में आ रहा होगा। तीसरा केस क्या कह रहा है, क्लेम तो आया, ठीक है, पर क्लेम जो आया वो कितना आया है, क्लेम आया है पूरा का पूरा। इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 60,000, तो भाई पूरा यूज हो गया, कुछ बचा ही नहीं। जब बचा ही नहीं तो हम पार्टनर्स के बीच में नहीं बांटेंगे, पर एंट्री पास होगी। एंट्री क्या पास होगी, एंट्री इस केस में पास होगी, थर्ड केस की, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। और नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग रिजर्व इज यूटिलाइज फॉर द प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, ओके। नाउ केस फोर्थ, केस फोर्थ क्या कहता है, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 75,000। जब जब बच रहा था तब तब पार्टनर ने फायदा उठाया, उनकी कैपिटल बढ़ी। अब जब क्लेम ज्यादा आ गया तो लॉस हो रहा है ना, फर्म को ज्यादा देना पड़ रहा है। फर्म कहां से देगी, प्रॉफिट में से थोड़ी देगी, फर्म देगी पार्टनर्स को ही यूज करके कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना क्लेम आया, 60,000 था, रिजर्व में पड़ा, क्लेम आ गया 75,000 का। तो भाई यहाँ पे कितने की कमी हो रही है, 15,000 की। ठीक, ये 15,000 हम कहाँ से देंगे, ये 15,000 पार्टनरशिप कैपिटल से चार्ज होएगा एज स्टेटेड हियर। ठीक है, तो एंट्री देखो यहाँ क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कितना था, 60,000 था, कितना एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है, 15,000 है, टोटल क्लेम कितना आया, 75,000 का आया। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड क्या होगा, ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ये पार्टनर्स के कैपिटल में ही तो जाएगा। ठीक, तो पार्टनर्स अब इसमें चार्ज करेंगे। अब यहाँ पे पी क्यू आर इनकी कैपिटल होगी डेबिट, इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट, क्योंकि इनकी अकाउंट से चार्ज किया जाएगा, इनकी कैपिटल की वैल्यू हो रही है घट। ठीक है, तो जब भी पार्टनर्स की वैल्यू, पार्टनर्स की कैपिटल की वैल्यू डिक्रीज होती है तो वो डेबिट पे होगी, और रिवैल्यूएशन अकाउंट होएगा क्रेडिट। ठीक है, कितना से होना था, 15। क्लियर, अब इसी 15 को हम डिवाइड करेंगे 6 से।
P, Q और R। ठीक है, तो यहां पे अगर देखा जाए तो ये कितना कितना शेयर आ रहा है, हाँ अब ये आ रहा है 2500। ठीक है, ये 3, ये 2 और ये 1, तो ये कितना हो गया, और ये, ठीक, ओके। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है, एंड इस तरीके से यहाँ पे हम ओवरऑल बांटेंगे। ठीक है, तो 15,000 को हमने इस तरीके से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, ये 5 था। आप समझ में आया? ठीक है, तो इन शॉर्ट समरी क्या है, कोई क्लेम नहीं आया है, पार्टनर्स का फायदा, उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, पूरा रिजर्व उनके बीच में बढ़ जाएगा। रिजर्व आया है एंड जो रिजर्व है उसके अगेंस्ट पूरा पूरा क्लेम आया है, नो डिस्ट्रीब्यूशन एट ऑल। सेकेंड क्या कहता है, क्लेम कम आया, रिजर्व बच गया है, तो ठीक है पार्टनर्स ले सकते हैं। ठीक है, क्लेम ज्यादा आ गया है, रिजर्व कम था, तो फिर जो एक्स्ट्रा है वो पार्टनर्स को देना पड़ेगा। ठीक, चलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगेन एक और रिजर्व जिसका पर्पस है इन्वेस्टमेंट वैल्यू में जो भी फ्लक्चुएशन हो रही है उसको मीट करना। ठीक है, क्लियर। तो ये यूज किया जाता है ताकि पार्टनर्स डिमोटिवेट ना हो और उनके जो रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है इन दी फर्म उसे मेंटेन किया जा सके इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, सो ये जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मोटिवेटेड रखने के लिए किया जाता है। तो अब यहाँ देखा जाए यहाँ पे मेंटेन क्या करना है, मेंटेन करना है मार्केट वैल्यू से। जब इन्वेस्ट किया था तब उसकी वैल्यू कुछ और थी, अब जब है उसकी करंट वैल्यू तो अलग होगी। ठीक है, तो उस वैल्यू से मैचअप करना। ठीक है, अगर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर है तो अच्छी बात है ना। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यूज ही नहीं हुआ है। ये यूज कब होएगा, जब फ्लक्चुएशन होएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ना घटी ना बढ़ी तो यूज होगा रिजर्व, नहीं होगा। ठीक है, तो उस केस में ये पूरा रिजर्व किसके बीच में बढ़ सकता है, पार्टनर्स के बीच में। दैट्स व्हाई इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है अमंग द पार्टनर इन ओल्ड पीएसआर। एनडी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब सेकेंड केस, मार्केट वैल्यू गिर जाती है तो वहां आप चेक करना पड़ेगा कि गिरी है तो कैसे, कितना। ठीक है, तो अगर जितना गिरावट हुई है वो रिजर्व से कम है, ठीक है, जो गिरावट हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल बुक वैल्यू थी 3 लाख, गिरावट हुई है 2,80,000 की, तो 20,000 की गिरावट हुई है। रिजर्व जो है वो 30,000 का है, तो कितना यूज होगा, 20,000 यूज हो जाएगा, 10,000 तो अभी भी बचा है ना, तो 10,000 पार्टनर अपने बीच में बांट सकते हैं। जितना गिरेगा मार्केट वैल्यू, जितने से एक्चुअल वैल्यू की गिरावट होगी, जैसे हमारे बुक में जो दिख रहा है, जो मार्केट में जितने का डिफरेंस होगा वो फॉल है। ठीक है, तो जितने से फॉल होगा उतना ही रिजर्व यूज होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट की तरफ, ताकि वो वैल्यू मेंटेन रहे। ठीक, और जो बचेगा वो पार्टनर्स, अगर रिजर्व में कुछ बचता है तो पार्टनर्स का है, पार्टनर्स अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। नाउ अगर रिजर्व और फॉल बराबर है, मतलब जितने का फॉल हुआ उतने का ही रिजर्व था, तो कुछ बचा ही नहीं, तो पार्टनर्स के बीच में कुछ नहीं जाएगा, पूरा पूरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएगा। बट अगर फॉल ज्यादा है और रिजर्व कम है तो नुकसान उठाना पड़ेगा पार्टनर्स को ही। तो जितने का ज्यादा रिडक्शन है, जितने का और ज्यादा है रिजर्व कंपैरिजन में, वो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और इसके बाद एक एंट्री और बचेगी जहां पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट और रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा क्रेडिट। ठीक है, लास्ट केस, अगर मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, अब तो बहुत अच्छा है कि इन्वेस्टमेंट जो थी वैल्यू, एक एसेट की वैल्यू बढ़ गई, तो इसमें पार्टनर्स का फायदा है। क्यों, क्योंकि पहली बात तो रिजर्व को यूज करना नहीं है। रिजर्व कब यूज करना था, रिजर्व यूज करना था जब रिडक्शन हो, इंक्रीज में नहीं करना था। ठीक है, तो इंक्रीज में तो करना नहीं था, तो पूरा पूरा रिजर्व पार्टनर का, पार्टनर से कैपिटल बढ़ गई। ठीक है, दूसरा एक एसेट की वैल्यू बढ़ी है, तो ये भी कंट्रीब्यूट करेगी पार्टनर्स की कैपिटल की वैल्यू को बढ़ाने में। एक एसेट की वैल्यू बढ़ी है तो इधर लायबिलिटी भी तो बढ़ेगी। कौन से, मतलब कौन से पार्ट ऑफ लायबिलिटी बढ़ेगी, ये जो इतना बढ़ा हुआ हिस्सा है, इट विल इम्पैक्ट टू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये रीवैल्यूएशन में जाएगा। एक एसेट की वैल्यू इंक्रीज करके दिखाएंगे हम, और वो जो भी इंक्रीज हुआ है वो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में रिफ्लेक्ट होएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ 3 एंट्री पास होगी। पहली, जो रिजर्व मेंटेन था उसको बांटेंगे। ठीक है, दूसरा, ये जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है जितने से भी बढ़ी होगी
उस एंट्री को पास करेंगे कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो रिवैल्यूएशन से करेंगे, ठीक है। एंड जो ये पार्ट जो इंक्रीज हुआ है ये पार्टनर्स को मिलेगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट टू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर कुछ यहाँ कंफ्यूजन रह गया डोंट वरी, इसका भी हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे जो हम प्रैक्टिकल देखेंगे वो भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ही होगा रिलेटेड, एंड ये आपको और बेटर हेल्प करेगा समझने में। तो शुरू करते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट। सो जो नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखेंगे, जो हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल देखेंगे इट विल बी रिलेटेड टू दी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इसमें पी क्यू आर 3 पार्टनर थे, ओल्ड पीएसआर से हमें मतलब है क्योंकि उसी में डिस्ट्रीब्यूट होना था। ओल्ड पीएसआर है 3:2:1, अगेन सेम 3:2:1, इसी में सब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमें कौन कौन सी चीजें चेक करनी है। दो, हमारे एसेट साइड में अभी जो हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन चेक करना है ना, तो हमें देखना है इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कहाँ दिखेंगे बैलेंस शीट में, एसेट साइड दिखेंगे। और रिजर्व कहाँ दिखेंगे, रिजर्व दिखेंगे आपके लाइबिलिटी साइड, क्योंकि रिजर्व है, ठीक है। तो रिजर्व देखो कितना है 30,000, इन्वेस्टमेंट कितना एग्जिस्ट कर रहा है, बुक वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज एट 5 लाख। अब इसी से कंपेयर करना है। देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, जब देयर इज नो इन्फॉर्मेशन इसका मतलब है कि रिजर्व यूज ही नहीं हुआ है, और जब रिजर्व यूज नहीं हुआ है तो एक ही एंट्री पास होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और ये पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा। तो पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल, ठीक है। कितना है ये है आपका 30,000, और ये 30,000 किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड पीएसआर में। ओल्ड पीएसआर क्या है, तो ये 30,000 को कितने हिस्से में बांटना है, सबसे पहले 3:2:1 आपका रेशियो था, सम टोटल कितना हो गया 3:1, 6, ठीक है। तो ये एक एक के हिस्से में कितना आएगा, अगर एक हिस्से की बात करें तो ये आएगा आपका 5,000, ठीक। अब ये कितनी वैल्यू 3, ये कितने हिस्से की 2, और ये 1, तो इस हिसाब से इनको कितना मिला, पी को मिलेगा 30,000 में से 15, क्यू को मिलेगा 10, और आर को मिलेगा 5, ठीक। नेक्स्ट, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिमेन्स द सेम, ना घटी ना बढ़ी, तो क्या रिजर्व यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है। जितना था मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू तो सेम है ना, तो फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों यूज करेंगे। फ्लक्चुएशन रिजर्व कब यूज करना है, जब मार्केट वैल्यू गिरेगी, ठीक है, क्लियर। मतलब जो बुक वैल्यू के कंपैरिजन में जो वैल्यू बची है इन्वेस्टमेंट की वो क्या है, वो कम बची है, ठीक है। तो यहाँ पे तो बराबर है, रिजर्व की जरूरत ही नहीं है, जितना यहाँ है उतना यहाँ है। कब यूज करना है, फॉल में। कब यूज करना है, फॉल में, ये याद रखोगे आप, ठीक है, ओके। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का काम ही है, वी आर सपोज टू मीट द लॉसेस, वी आर नॉट सपोज टू गिव इट फॉर द प्रॉफिट, ठीक है। जब हमें फायदा हो रहा होगा तब नहीं यूज करना है। रिजर्व को हमें यूज करना है जब हमें जिस पर्पस के लिए हमने बनाया है उस में जब हम देख रहे हैं कि हाँ वही हो रहा है, वही हमें नुकसान हो रहा है, तो इसको क्यों बनाया था, जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में गिरावट होगी तब इस फ्लक्चुएशन रिजर्व को यूज करेंगे ताकि वैल्यू मेंटेन रहे एंड बैलेंस शीट नहीं खराब होगी, पोजीशन अच्छी दिखेगी, है ना, ओके। सो यहाँ सेम एंट्री पास हो जाएगी क्योंकि रिजर्व बचे हुए हैं, कहीं यूटिलाइज नहीं हुए तो पार्टनर्स को बिलोंग करेंगे, पार्टनर्स के बीच में ओल्ड पीएसआर में बट जाएगा, ठीक है, ओके। नाउ मार्केट वैल्यू अब बची है 4,88,000, तो इसी कंडीशन की मैं बात कर रही थी। 5 लाख है बुक वैल्यू में दिख रहा है, और मुझे चाहिए कि भाई मार्केट वैल्यू से हमें बराबर से रखना है, तो हम यहाँ पे रिजर्व का यूज करेंगे एंड हम उसे कम नहीं करेंगे, हम उसी को यूटिलाइज करेंगे वैल्यू को बराबर से दिखाने के लिए। तो यहाँ पे देखा जाए कितना यूज हो जाएगा रिजर्व में से, 5 लाख में से कितनी वैल्यू बची है 4,88,000, कितने का फॉल हुआ है वैल्यू में फॉल हुआ है 12,000 का, ठीक है। तो इस 12,000 का ही रिजर्व से इतने का ही यूटिलाइजेशन होगा। रिजर्व कितना था 30,000, तो 30,000 में से कितना यूटिलाइज करेंगे हम 12, तो बचेगा कितना पार्टनर्स ले सकते हैं, तो पार्टनर्स ले सकते हैं 18,000, ठीक है। ये पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी ये जो हमने ये आपकी सेकेंड वाली करी थी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, ये होगा आपका 30,000
ठीक है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे कितना जाएगा, कितना यूज हो रहा है, कितने की फॉल थी, देखो फॉल है 12 की, तो 12 यूज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां आ जाएगा 12, और जो बचा हुआ 18 था वो पी क्यू और आर के कैपिटल में एड ऑन हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट किस रेशियो में, 3:2:1, ये तो कर लोगे अब आई गेस, ठीक है। नेक्स्ट, अगर क्लेम जो है ऑन अकाउंट ऑफ, सॉरी ये तो हम पीछे चले गए। नेक्स्ट, अगर जो हमारा मार्केट वैल्यू है, मैंने 2 केसेस और किए हैं, जो हमारी मार्केट वैल्यू है 4,46,000 है, तो आप कितने का फॉल हुआ है, देखो 5 लाख थी बुक वैल्यू, ठीक है, 4,46,000, 4,46,000, तो देखो कितने का हुआ है ये। अब तो ये गड़बड़ हो गई ना, क्यों, क्योंकि हमारा जो फॉल है वो ज्यादा है, और मेरे पास रिजर्व कितना है, फॉल है 54, रिजर्व है सिर्फ और सिर्फ 30,000, तो यहां मुझे रिडक्शन हो रहा है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में, कितने से, 24,000 से, ठीक है। तो ये कहाँ दिखेगा, ये दिखेगा रीवैल्यूएशन में, ठीक। ये वाली एंट्री आपकी होगी पास। तो इसमें आपके इस केस में क्या एंट्री पास होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, ठीक है। और यहाँ रीवैल्यूएशन का यूज किया जाएगा एक्स्ट्रा फॉल को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन में कितना यूज करना है, जितना एक्स्ट्रा फॉल हुआ है, एक्स्ट्रा फॉल कितना हुआ है, 24,000 का, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा यहाँ रिवैल्यूएशन, और रिजर्व तो 30,000 का था ही। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से गिरी, अब ये दिखाएंगे कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी है 54,000 से। अब ये जो लॉस है ये पार्टनर बियर करेंगे, क्योंकि जब बच रहा था तो यूज कर रहे थे ना, तो उसी तरह, तो पी की कैपिटल, क्यू की कैपिटल, आर की कैपिटल टू वी वैल्यूएशन, और ये जो 24,000 का नुकसान है ये पार्टनर्स के बीच में जाएगा, बट ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे अगर आपको अमाउंट कंप्लीट करें तो वो भी मैं कर देती हूँ, इतना उसमें परेशान मत होइएगा। डिवाइडेड बाय 6, इधर आपका P के पास जाएगा 3, Q के पास 2 और ये 1, ठीक है। तो ये यहाँ आ जाएगा, नहीं यहाँ तो आपको कितना बांटना था, 18 बांटना था, ठीक है। क्यों, क्योंकि कितना बचा था, 30,000 में से 12,000 यूज हो गया था, तो बचा है 18, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 9, 6 और 3, ठीक है। ओके, नाउ ये सम टोटल आपका 30,000 हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ अगर हम बात करें तो आगे हमें यहाँ देखना है कि आप, अगर हम देखेंगे इसी में, इसी लॉस को बियर करना है किसको, पार्टनर्स को ही। तो ये आप जो आपका 24,000 है, ये एक्स्ट्रा जो गिरावट हुई है, इसको कौन बियर करेगा, PQR ही बियर करेंगे। तो इसको भी इसी तरह से आप बांट लेंगे, 24,000 को डिवाइड करोगे 6 से, ठीक है, फिर PQ और R में बांट लेना है, ठीक है। तो 4,000 मल्टीप्लाई 3, 4,000 मल्टीप्लाई 2, 4,000 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे डेबिट साइड 12, 8 और 2, ठीक। तो ये भी डन। अब लास्ट एंट्री देख लेते हैं। मार्केट वैल्यू बढ़ गई, सबसे अच्छा काम, मार्केट वैल्यू अगर बढ़ गई तो रिजर्व भी बच गया, और जो मार्केट वैल्यू बढ़ी है वो जो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो भी पार्टनर्स का, ठीक है, पार्टनर्स की कैपिटल वैल्यू में ऐड हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे एंट्री क्या पास होगी, सबसे पहले तो ये वाली पास होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो 30,000 है वो बट जाएगा अमंग दी पार्टनर। तो सबसे पहले जो एंट्री पास होगी वो ये वाली पास होगी, दिस वन। सबसे पहले ये वाली एंट्री पास करोगे, 30,000 को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है। दूसरी एंट्री पास होगी ये वाली, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट की वैल्यू कितने से बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट की एसेट की वैल्यू बढ़ी है 6,000 से,
ठीक है, 5 लाख पहले थी, अब कितनी हो गई है मार्केट वैल्यू, 5,06,000। तो ये तो हम दिखाएंगे, एंड ये हम दिखाएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट के थ्रू, रिवैल्यूएशन का यूज करेंगे इंक्रीज को दिखाने के लिए। और ये 6,000 का फायदा हुआ है एसेट की वैल्यू बढ़ने में, ठीक है, ये भी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूट होएगा रिवैल्यूएशन टू पी कैपिटल, टू क्यू कैपिटल, टू आर कैपिटल। ये मैंने यहाँ किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में आपका आएगा 6,000, ठीक है। अब इसी को उठा के बांटना है, ठीक है, तो इधर आएगा आपका 3, 2, 1। इज दैट क्लियर? ठीक है, यहां तक ये दोनों रिजर्व आई होप क्लियर हो गए होंगे। अब हम जल्दी से अपने दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इनमें से क्वेश्चंस भी आते हैं, एंड इसको आपको मार्क करके चलना, 1-2 बार तो इसको प्रैक्टिस कर ही लो, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझ लो। अब गोल्डन पॉइंट्स की बारी है। जब भी हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करते हैं, हम क्या डिस्कस करते हैं, हम डिस्कस करते हैं गोल्डन पॉइंट्स। ओके, सो ये ऐसी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है जिससे आप कर सकते हैं स्कोर बेटर, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे चेंज इन बीएसआर का मतलब क्या होता है, इट्स अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। गेन का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। सैक्रिफाइस का क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। गुडविल एडजस्टेड होगी थ्रू कैपिटल, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग का ये हम देखेंगे गुडविल वाले पार्ट में, पर थोड़ा सा समझा देती हूँ। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यहाँ पे जो भी होगा उसको मिलेगा कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ गुडविल फ्रॉम द गेनिंग पार्टनर, एंड इन द फॉर्म ऑफ, देन देखा जाए रिजर्व को जितने भी हम है, रिवैल्यूएशन है, प्रॉफिट है, लॉस है, रिवैल्यूएशन का जो भी अभी तक प्रॉफिट हो रहा था जब जब रिवैल्यूएशन अकाउंट पे, और जब जब रिवैल्यूएशन अकाउंट के पे लॉस हो रहा था, तो वो किस रेशियो में बट रहा है, ओल्ड पीएसआर में। एंड रिजर्व है, चाहे वो किसी भी जगह रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इफ इट स्टेज अनयूटिलाइज्ड, तो वो किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड पीएसआर में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे कि अगर रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एग्जिस्ट करते हैं तो वो बिलोंग करेंगे ओल्ड पीरियड को, एंड वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ओल्ड पीरियड को बिलोंग करेंगे और किसको बिलोंग करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को, एंड इसीलिए वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन ओल्ड पीएसआर। बट अगर लॉस दिख रहा है, पुराने लॉसेस हैं, तो पुराने लॉसेस को भी बियर करना पड़ेगा, किनको, पार्टनर्स को। किस तरह से, इस तरह से पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट होगी डेबिट, क्योंकि उनके कैपिटल से होगा चार्ज, उनकी कैपिटल होगी रिड्यूस, और जब उनकी कैपिटल रिड्यूस होगी तो वो डेबिट होगी, और पीएल अकाउंट होएगा क्रेडिट। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये बातें भी ध्यान रखनी है। चलो अब आगे चलते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, बट अब यहाँ पे पार्टनर्स उसे रिटेन करना चाहते हैं, वो बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखेंगे, ठीक है। मतलब अगर 42,000 का रिजर्व है तो 42,000 का रिजर्व मेंटेन रहेगा, ठीक है। उस केस में आप देखो, जब बट रहा था तो सबको कुछ कुछ पैसा मिल जाता था, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर भी था उसकी कैपिटल बढ़ रही थी। इस केस में तो बढ़ेगी ही नहीं, क्योंकि कुछ बटेगा ही नहीं। तो अब यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कहेगा कि भाई मुझे क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी, ठीक है, क्योंकि रिजर्व बिलोंग करेंगे जो ओल्ड, वही अब न्यू बुक में भी दिखेगी, ठीक है। न्यू पीरियड जो ओल्ड पीरियड में दिख रही थी वही अब न्यू पीरियड में भी दिखेगी। तो पार्टनर इस केस में यहाँ पे इस तरह से डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, बट एन अमाउंट कंटिन्यूज टू शोज इन द बैलेंस शीट, दैट इज न्यू बैलेंस शीट। तो अब यहाँ पे थोड़ा तो लग रहा है ना कि सैक्रिफाइस, तो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी टू कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ऑन अकाउंट ऑफ दिस रिजर्व एडजस्टमेंट, जिसको बांटने से मना कर दिया है सब लोगों ने, ठीक है। तो जब बांटने से मना कर दिया तो सैक्रिफाइसिंग ही थोड़ा रोएगा, कहेगा नहीं नहीं मुझे कुछ तो दे दो, तो ठीक है। तो जो गेनिंग पार्टनर हैं वो कंपनसेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। इस हिसाब से देखो, गेनिंग पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस होगी, इस जो भी वो सैक्रिफाइसिंग को दे रहा होगा, तो उसकी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट होगी डेबिट, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिल रहा है, उसकी कैपिटल की वैल्यू बढ़ रही है, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल अकाउंट होएगी क्रेडिट। तो ये एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है इफ दिस केस एग्जिस्ट, ठीक है, क्लियर। अगर ये केस है कि रिजर्व को बांटना ही नहीं है, रिजर्व या फिर प्रॉफिट का बैलेंस या लॉस सेट ऑफ ही नहीं करना है, तो अगर नहीं करना है तो फिर ये एंट्री पास करनी पड़ेगी, ठीक है, क्लियर, ओके।
चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं। इसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स भी बनाए हैं आपको ओवरऑल समझाने के लिए। एक नेट इफेक्ट हमें यहाँ देखना होता है, रिजर्व वो एक्यूमुलेटेड को ध्यान में रखते हुए सब चीज़ को एक साथ एडजस्ट कर सकते हैं। एक साथ कैसे एडजस्ट करेंगे? सपोज अगर बैलेंस शीट में रिजर्व भी है एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी है, एक्यूमुलेटेड लॉसेज भी हैं और इन्हें हमें अभी बैलेंस शीट में दिखाने हैं, तो कुछ इन स्टेप्स को फॉलो करके उन्हें बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे और एडजस्टमेंट एंट्री भी पास करेंगे। तो कैसे करेंगे? रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये सब पॉजिटिव साइड पे रखेंगे एंड जो लॉसेज है उसमें से एडजस्ट कर देंगे। पहले तो जो बचेगा उसे कहते हैं नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट अगर आपका पॉजिटिव आए तो वो नेट प्रॉफिट होगा, नेट इफेक्ट आपका नेगेटिव आए तो उसे नेट लॉस कहेंगे। ठीक, ओके। नाउ हम गेन और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कंसिडर करेंगे कि कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। फिर जो भी अमाउंट आएगा गेनिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे इसके बेसिस पे। अगर नेट इफेक्ट जो भी आ रहा होगा उससे जितना भी शेयर गेन कर रहा होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना वो देगा गेनिंग पार्टनर, और जितना सैक्रिफाइसिंग का है जो नेट इफेक्ट है उसका जो सैक्रिफाइसिंग प्रोपोर्शन उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पता करने के लिए कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कितना कंपनसेट होगा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे जर्नल एंट्री पास होगी। जर्नल एंट्री क्या होगी? अगर लॉस, अगर प्रॉफिट दिख रहे हैं, अगर प्रॉफिट दिख रहा है तो उस केस में यहाँ पे जो एंट्री पास ऑन होगी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग होगी। ठीक है, अगर लॉस दिख रहा है, नेट इफेक्ट जो आया है वो अगर क्या है, यहाँ लॉस है, माइनस में है, तो उस केस में जो एंट्री होगी सैक्रिफाइसिंग डेबिट होगी और गेनिंग क्रेडिट होगा। ठीक है, यहां पे एक ही रूल फॉलो करना है, गेनर विल पे, सैक्रिफाइसर विल रिसीव। ठीक, ओके। तो लॉस है तो इसीलिए एंट्री रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि उस केस में अगर यही एंट्री पास करो तो एक तरह से सैक्रिफाइसिंग दे रहा हो, तो इसलिए इसको रिवर्स करेंगे तब जाके एंट्री सही होगी। ठीक, ओके। नाउ नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसी चीज का है। ठीक है, एक एंट्री हम पास करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करती है ये सिर्फ सीखने के लिए। तो RSP उनका पुराना ओल्ड PSR था 5:3:2। पार्टनर्स के नाम क्या है? RSP। ये डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें इक्वली बैलेंस जो भी आगे प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूट करना है। बैलेंस शीट में रिजर्व दिख रहा था, जनरल रिजर्व 3,60,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिख रहा था। देखो यहाँ पे बात की गई थी ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये हमेशा दिखेगा क्रेडिट बैलेंस ऑफ PL, और ये हमेशा किस नाम से दिखेगा? डेबिट बैलेंस ऑफ PL। ठीक है, क्लियर। इन दो नाम से इसको आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो नाम है वो क्या है? डेबिट बैलेंस। तो ये क्या दिखा रहा है? लॉस। तो मैंने क्या बताया था, नेट इफेक्ट कैसे निकलेगा? अगर प्रॉफिट है तो ऐड, लॉस है तो माइनस, किस में से? रिजर्व में से। तो यहाँ पे नेट इफेक्ट निकालेंगे पहले तो। ठीक है, तो नेट इफेक्ट कैसे आएगा? रिजर्व माइनस लॉसेस। रिजर्व कितने हैं? रिजर्व हैं 3,60,000 और लॉस कितना है दिख रहा है? एग्जिस्टिंग लॉस है 2,10,000, तो इसको इससे एडजस्ट कर देते हैं। बचा कितना? 1.5 लाख। 1.5 लाख है जो कि हम जिसका यूज करके एडजस्टमेंट एंट्री इसी का प्रोपोर्शन कैलकुलेट करेंगे जो कि सैक्रिफाइसिंग को मिलेगा और गेनिंग देगा। ठीक है, अब इससे पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि गेन कौन कर रहा है, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है। तो एक एक पार्टनर को चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो इनका न्यू रेशियो क्या है? न्यू PSR है इक्वली 3 पार्टनर है तो क्या होगा? 1:1:1। वेरी गुड। ठीक है, तो अब हम एक एक करके कंसिडर करेंगे। पहले R का निकाल लेते हैं। न्यू कितना है? 1/3। ओल्ड कितना है? 5/10। तो दोनों को बराबर कैसे कर सकते हैं? हम यहाँ पे बराबर कर देंगे 30 बना के। तो 10 इधर मल्टीप्लाई होगा, 10 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 10 ही होगा, और यहाँ होगा 30, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 15। तो ये कितने, अब ये आंसर जो आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव? न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो यूज किया है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड। तो बताओ अगर नेगेटिव में आंसर आ रहा है तो ये R जो है गेनिंग है कि सैक्रिफाइसिंग है? तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? ये सैक्रिफाइसिंग है मैम। क्यों? क्योंकि इसका ओल्ड रेशियो ज्यादा था एंड नया रेशियो कम है, तो ये क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग है। नाउ नेक्स्ट का चेक कर लेते हैं S का। ठीक है, नाउ यहाँ पे S का देखेंगे कि वो कितना गेन कर रहा है, कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। तो यहाँ पता करना होगा। तो अगेन हम न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो कितना है? 1/3। 1/3 को 3/10
10 के बराबर करना है, तो ये इसमें कैसे कर सकते हैं 30 बना के, तो 1/3 को मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 3 से करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 10 - 9/30, ये कितना आएगा पॉजिटिव आ रहा है, 1/30 पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी P का हम निकालेंगे 1/3, उसका न्यू रेशियो है, ओल्ड रेशियो है 2/10, बेस कॉमन करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 2/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये कितना हो गया 10 - 6, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है 4/30। अब इसी प्रोपोर्शन में हम इस 1.5 लाख को बांटेंगे, ठीक है। आर को कितना मिलेगा 1.5 लाख का 530, ये कितना मिलेगा आपको, ये कितना होगा 25,000। एस को कितना मिलेगा 1.5 लाख का 130, तो ये 130 एस को मिलेगा नहीं, एस देगा आर को, कितना दे रहा है 5,000। कैसे पता किया 1.5 लाख का 1/30, ठीक है। पी कितना दे रहा है, पी देगा 1.5 लाख का 4/30, तो इट विल बी 20,000। इसी के बेसिस पे हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, विच विल बी गेनिंग पार्टनर डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। तो वही वहां लिखा है एस कैपिटल पी कैपिटल डेबिट टू आर्स कैपिटल, ठीक है। इसी को कंप्लीट कर देते हैं। एस कैपिटल से कितना हमें चार्ज करना है 5, पी से कितना चार्ज करना है 20, एंड टोटल आर को कितना मिलना है 25। Is that clear? So this is how adjustment entry will be pass अगर रिजर्व और जो लॉसेस हैं वो हमें दिखाने हैं एग्जिस्टिंग बुक में भी, मतलब न्यू बैलेंस शीट में भी। नेक्स्ट टॉपिक है कुछ उसी चीजों से रिलेटेड जो भी हमने पढ़े, कुछ पॉइंटर्स हैं। अगर क्वेश्चन से कि कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, नथिंग इज, क्वेश्चन कहता है कुछ भी मेंशन नहीं है कि क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द रिजर्व, तो उस केस में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रिजर्व को, सरप्लस को ओल्ड पीएसआर में, कुछ इस तरीके से। यही अभी हमने पढ़ा भी था, रिजर्व टू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीएल टू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तब जब क्या कहते हैं आपका क्या हो रहा हो प्रॉफिट, ठीक है। एंड वर्कमैन कंपनसेशन टू ऑल पार्टनर्स, अगर लॉस है तो ये वाली एंट्री फॉलो करेंगे, अगर लॉस दिख रहा है बैलेंस शीट में विच इज डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो अगर ये है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा, डेबिट होगा, एंड पीएल अकाउंट क्या होगा क्रेडिट होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये कुछ एंट्रीज हैं जो हमें ध्यान देनी है। प्रॉफिट के केस में आपको ये वाली एंट्री पास करनी है, पीएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस के केस अगर दिख रहा है डेबिट बैलेंस लिखा है तो आपको पास करना है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड पीएसआर टू पीएल अकाउंट, इस तरह से लॉस को चार्ज करेंगे। अब बारी आती है नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बहुत ही इजी वाला बनता है, वो स्टेप वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन कब बनता है, रीवैल्यूएशन तब बनता है जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय, अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है उस समय ये पता चले कि जो कंपनी के एग्जिस्टिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज उनकी वैल्यू में कुछ चेंज आया है, उस चेंज को दिखाने के लिए हम इस एसेट का यूज करते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ नॉमिनल अकाउंट, तो जितना भी हमारे लिए फायदे की चीजें होंगी, ठीक है, वो क्रेडिट पे लिखेंगे। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, याद है कि भूल गए, तो याद दिला देते हैं, डोंट वरी। डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल दी इनकम और दी गेन्स, मतलब जो भी हमारी फायदे की चीज है उसे हम क्रेडिट करेंगे, जो भी फर्म के नुकसान की चीज है उसे डेबिट किया जाएगा। ये ध्यान रखना है, नुकसान डेबिट, फायदा क्रेडिट, ये याद रहेगा कि नहीं, ठीक है। नुकसान डेबिट, फायदा क्रेडिट। अब उसी में देखो ये रूल बना दिया, एक चीट शीट मैंने यहां बना दिया, ठीक है। ये हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट तब बनाना है जब पार्टनर्स डिसाइड करेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। अब इसको देखे बिना बताओ, अगर फर्म की एसेट की वैल्यू में इंक्रीज पता चलता है, फायदा है फर्म का कि नुकसान है, फायदा है, फायदा है तो क्या बोला था अभी मैंने, फायदे क्या होंगे क्रेडिट। और अगर फर्म के एसेट की वैल्यू में डिक्रीज है तो फर्म का फायदा कि नुकसान, नुकसान, तो क्या कहां दिखाओगे डेबिट। वेरी गुड, ये जो हम डेबिट क्रेडिट की बात कर रहे हैं, हम किसको डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट को, ठीक है। लायबिलिटी पे आ जाते हैं, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ी मिल रही है, अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ी मिल रही है तो फायदा है कि नुकसान फर्म के लिए। भाई पहले 10,000 की लायबिलिटी तब 20,000 की पता चल रही है, नुकसान ही तो हुआ ना, तो ये कहां दिखाओगे डेबिट में। डिक्रीज इन लायबिलिटी, पता चला 10,000 लेके बैठे थे बट अभी पे जो करना है सिर्फ 5 ही करना है, ठीक है, तो ये क्या है, फायदे की बात है ना, तो ये कहां दिखाओगे क्रेडिट साइड, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे। इसी तरह अगर अनरिकॉर्डेड एसेट है, कोई ऐसा एसेट है जो अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, अब पता चला है, तो ये तो अच्छी बात है कि फायदे में हो कि नुकसान में हो, फायदे में है, एसेट बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये कहां लिखोगे क्रेडिट। और अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो कहां लिखोगे
अब भाई ऐसी लाइबिलिटी थी, पता ही नहीं थी, अब लाइबिलिटी बढ़ गई उस नाम से, तो ये कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड। तो देखो आपको ना स्टेटमेंट को पढ़ के ये पता लगाना है कि वेदर अब assets of the firm is increasing और liability of the firm is increasing, क्या हो क्या रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज, की लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज, ये स्टेटमेंट बढ़ के पता करना पड़ेगा। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और जानना पड़ेगा कि एसेट्स में क्या क्या आते हैं बैलेंस शीट में और लाइबिलिटीज में क्या क्या आती हैं बैलेंस शीट में, ठीक है। सो ये हमें वहां से पता करना ही करना है, ठीक, ओके। नाउ अब इसी में हम देखेंगे ये एंट्रीज पे आ जाती हैं बच्चा लोग, तो उस एंट्रीज को जब भी हम देखो, यहाँ आपने ये तो पता कर लिया था कि कब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा कब क्रेडिट, उसी के बेसिस पे एंट्री पास करना बहुत आसान है। जस्ट सपोज अगर मैं तुमसे कहती हूँ कि इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, इसकी एंट्री क्या होगी, तो अभी मैंने क्या बताया था, अगर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट है तो ये क्या है, फायदा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट होगा। क्यों, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें फायदा दिखाना है, हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ी है, तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट होगा। किस नाम से क्रेडिट होगा, जिस एसेट की वैल्यू बढ़ी है। तो जिस भी एसेट की वैल्यू बढ़ी है वो क्या होना चाहिए कायदे से, अगर रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है वो तो अपोजिट में जाएगा ना, तो जिस भी एसेट की वैल्यू बढ़ी है वो डेबिट होएगा, ठीक है। इसी तरह अगर घट रही है तो वो एसेट क्रेडिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है, क्लियर। तो इस चीट शीट की मदद से आप ये सारी एंट्री बहुत आसानी से समझ के साथ पास ऑन कर सकते हो, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। रटना भी नहीं है, इसको समझो और ये इजीली बिना इसको देखे बिना याद किए पास करो, इस सिचुएशन बना के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये फॉर्मेट है। अगर हम बात करें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाने को आ सकता है, या तो आपको जर्नल एंट्री पास करने को आएंगे या तो फॉर्मेट बनाने को आएगा। फॉर्मेट जो भी बनेंगे वो टी शेप में बनेंगे, ठीक है। एक होगी लेफ्ट साइड, एक होगी राइट साइड। लेफ्ट साइड हमेशा कौन सी होती है, डेबिट की होती है। राइट साइड कौन सी होती है, वो होती है क्रेडिट की। डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन के कितने कॉलम होंगे, सिर्फ 2। जितने डेबिट में करोगे उतने क्रेडिट में भी बनाने हैं। डेबिट में कितने कॉलम बनाने हैं, सिर्फ 2, एक पर्टिकुलर एक अमाउंट। पर्टिकुलर का कॉलम थोड़ा रखना है बड़ा, क्योंकि उसमें आपको चीजें मेंशन करनी है, ठीक है। एक्सपेंसेस के नेम मेंशन कर सकते हो या लॉसेस मेंशन करोगे, ठीक है, जो भी नुकसान हुआ है, ठीक। एंड अमाउंट में सिर्फ इतना बड़ा कॉलम रखना है कि अमाउंट अच्छे से आ जाए, ठीक है। क्रेडिट साइड भी यही दोनों कॉलम बनाने हैं इतने ही स्पेस के साथ, ठीक। आप डेबिट साइड क्या क्या मेंशन करोगे, भाई नॉमिनल बताया था ना, तो जो भी फर्म के नुकसान वाली चीजें वो कहाँ आएंगे, डेबिट पे, और जो भी फर्म की फायदे वाली चीजें हैं वो कहाँ आएंगी, क्रेडिट पे, जो अभी हमने चीट शीट में डिस्कस किया था। अब बात आती है मैम प्रॉफिट कहाँ आएगा। देखो क्रेडिट साइड क्या दिखा रहा है, क्रेडिट साइड दिखा रहा है फायदा क्या क्या हुआ, तो जब ये ज्यादा होगा तो यहीं थोड़ी बैलेंस लिख दोगे, इन दोनों का सम टोटल बराबर होना है ना, डेबिट और क्रेडिट का सम टोटल क्या होना है, बराबर होना है। तो अगर ये ज्यादा है तो बैलेंस कहाँ लिखेंगे, इधर। बैलेंस इधर लिखा है जरूर डेबिट साइड, बट ये क्या दिखा रहा है, एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड फायदे की चीज है, तो अगर इसका और इसका डिफरेंस निकाल लो तो वो तो मेरा प्रॉफिट हुआ ना। और ये प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन किसको बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, एंड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे होगा क्रेडिट, ठीक है, क्लियर। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर लॉस हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है तो इसका मतलब डेबिट साइड ज्यादा है, बैलेंस किधर आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। किस नाम से दिखाओगे, बाय लॉस, ठीक है, ट्रांसफर टू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। इस केस में यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे यही मैंने एक एक्स्ट्रा जर्नल एंट्री भी बताई है जो मैंने पीछे नहीं बताई थी, विच इज दी प्रॉफिट और लॉस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये तो अब मैंने अभी समझा दिया आपको, एंट्री भी उसी हिसाब से देखो पास है। जो मैंने कहा था एक रूल याद रखना है ये वाला, रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा ओल्ड पीएसआर में होगा, ना ही न्यू, ना ही सैक्रिफाइसिंग, ना ही गेनिंग, इन तीनों को भूल जाना प्लीज। एंड सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पीएसआर का यूज करोगे रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अमंग दी पार्टनर। क्या यूज करोगे, ओल्ड पीएसआर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन करते समय कुछ खर्चे उठाए हो,
खर्चे अगर इस तरह से आपको शो करने पड़ेंगे। जैसे कि जो खर्चे हैं वो पार्टनर ने पे करे हैं, जो खर्चे में एक है रेम्यूनरेशन जो कि पार्टनर को पे करना है, तो उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा, ठीक है, क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट होगा, उसके कैपिटल की वैल्यू बढ़ रही है तो वो क्रेडिट होगा, और रिवैल्यूएशन में खर्चे की तरह दिखेगा तो सारे खर्चे कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड, नॉमिनल है ना इसलिए। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस जो किए थे फर्म ने पे किए थे, तो ये तो हमें अगर फर्म के अकाउंट से गया है, फर्म के प्रॉफिट को रिडक्शन हुआ है, बट इट इज सपोज टू बी चार्ज बाय दी पार्टनर्स अकाउंट, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन उनकी वजह से हो रहा है, पे कौन कर रहा है, फर्म कर रहा है, तो वो उनके अकाउंट में चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अभी डेबिट जो भी हो रहा है ये तो पार्टनर्स कैपिटल में ही दिखेगा ना, ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ठीक है, क्लियर, ओके। ना एक्सपेंसेस जो थे वो पार्टनर्स ने ही पे किए हैं, पार्टनर्स ने इज सपोज टू बी बोर्न बाय द पार्टनर, मतलब पार्टनर को बियर करने थे, बट फर्म ने पे किया है, तो भाई पार्टनर्स की जिम्मेदारी है कि वो पैसा दोबारा से कैश और बैंक बैलेंस में एड ऑन होना चाहिए, तो जिसकी वजह से उनकी कैपिटल होगी रिड्यूस और फर्म का कैश और बैंक बैलेंस होगा बढ़ेगा, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस होगी उस अमाउंट से, तो वो डेबिट हो जाएगा, और फर्म का बैलेंस बढ़ रहा है तो इसलिए वो हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है, ओके। एसेट के कॉन्सेप्ट से अब अगर कहा जाए रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना, इसका एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है एंड अक्सर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये मुझे बताना जरूरी लग रहा है। देखो अक्सर ये कहा जाता है, क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया करो, रिवैल्यूएशन की चीजें मेंशन होगी, बट ये कहा गया होगा कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है। अगर ये कहा जा रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है, तो जितनी भी चीजें अभी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में देखी और जितनी भी चीजें हमने क्रेडिट में देखी, मतलब बस तुम्हें इतना याद रखना है कि डेबिट और क्रेडिट में क्या क्या आ सकता है, ठीक है। ये है नेगेटिव साइड, ये है पॉजिटिव साइड, इसके बीच का डिफरेंस देख लो। अब नेट इफेक्ट अगर ये ज्यादा है तो पॉजिटिव आएगा, ये ज्यादा है तो नेगेटिव आएगा, तो पहले तो तुम्हें नेट इफेक्ट निकालना होगा, डेबिट इस तरह से उसके प्लस साइड और नेगेटिव साइड को कंपेयर करके, ठीक है। लिख लेना क्या क्या फायदे की बात है, क्या क्या फर्म के फायदे के हैं उसको प्लस में, और जो फर्म के नुकसान के लिए हैं, मतलब तुम्हें लगे कि तो उससे फर्म का घाटा हो रहा है, वो माइनस करते जाना। फिर देख लेना कि आंसर प्लस में आ रहा है, सम टोटल करना कि प्लस में आ रहा है कि माइनस में, तो जो भी आ रहा होगा उससे पता चल जाएगा नेट इफेक्ट रिवैल्यूएशन का पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। पहला काम ये करना पड़ेगा। जब ये हो जाएगा फिर हम पास करेंगे, देखेंगे कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है, कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, बाय व्हाट प्रोपोर्शन, और ये प्रोपोर्शन अप्लाई होगा इसी नेट इफेक्ट का, जैसे हमने पीछे देखा था एडजस्टमेंट एंट्री वाला, ठीक है। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी कुछ इस तरीके से, अगर क्रेडिट ज्यादा है तो ये पास होगी, अगर डेबिट ज्यादा है तो ये पास होगी, ठीक है, क्लियर। अगर क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट आ रहा होगा, कुछ पॉजिटिव में आंसर आ रहा होगा तो ये एंट्री पास करोगे, अगर डेबिट ज्यादा है तो लॉस में आंसर आ रहा होगा, नेगेटिव आंसर आ रहा होगा तो ये एंट्री पास करोगे। उस समय इस केस में अगर आपसे क्वेश्चन कहता है रिवैल्यूएशन नहीं बनना है, तो उस केस में ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं और आपको पास करनी है एडजस्टमेंट एंट्री। इज दैट क्लियर, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि उस समय रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा, बैलेंस शीट नहीं बनेगी, सिर्फ ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं। इन तीनों स्टेप को ध्यान से बनाने हैं, इन्हीं स्टेप वाइज आपको मार्क्स भी मिलेंगे और इन दोनों में से कोई एक एंट्री पास होगी। अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब क्रेडिट माइनस डेबिट, अभी क्रेडिट माइनस डेबिट क्या है, मतलब ये मेरा मतलब था कि ये जितनी भी सारी चीजें हैं इनमें से ये 3 चीजें माइनस होंगी, ठीक है। फिर देखोगे, ये सिर्फ लिखना है, अकाउंट नहीं बनाना है, ठीक है। उनमें से देखोगे कि पॉजिटिव आ रहा है कि माइनस, ठीक है, अगर पॉजिटिव प्रॉफिट, अगर नेगेटिव तो लॉस। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि एक फुल फ्लेज क्वेश्चन इस तरह का आता है, कम मार्क्स का आता है, बट इस तरह का एक क्वेश्चन आता है जिसमें हमें जनरल एंट्रीज पास करनी होती हैं, पार्टनर से कैपिटल बनाना होता है और बैलेंस शीट भी बनानी होती है। तो कैसे करना है एनालाइज, ये देखो। सबसे पहले क्या करोगे, पूरे क्वेश्चन को पढ़ लोगे, सबसे पहला काम यही करना है। जैसे यहाँ पे देखो क्या क्या करना है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, उनके प्रॉफिट एंड लॉसेज हैं 4:3, बैलेंस शीट कुछ इस तरह से दिख रही है, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर, रिजर्व, कैपिटल अकाउंट, कैश, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट, ठीक है। उन्होंने डिसाइड किया कि हमें पीएसआर चेंज करना है, 4:3 से 2:1 में आना है। तो हम यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं कि गेनिंग कौन है, सैक्रिफाइसिंग कौन है एक्स एंड वाई। न्यू रेशियो एक्स का क्या है, न्यू रेशियो था 2:1, तो x का कितना हो जाएगा 2/3। ओल्ड रेशियो कितना है 4/3, विच विल बी 4/7। तो इसको हम पहले तो कर लेते हैं बराबर, ठीक है।
ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा 7 2 14 माइनस 4 3 12, ये हो गया 21। तो ये आपका आ गया 2/21। तो ये तो हो गया x, हमने कौन सा रेशियो, कौन सा फॉर्मूला लिया था, गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पे अगर देखा जाए गेनिंग है तो इसका मतलब x यहाँ पे कितने से गेन कर रहा है, 2/21 से। x क्या कर रहा है, x इज गेनिंग पार्टनर। y का देख लेते हैं, y का है 1/3 न्यू रेशियो, पुराना था उसका 3/7, ठीक है। तो ये 7 माइनस 9, ठीक। तो ये आ गया 2/21 बट नेगेटिव में। तो इसका मतलब y कैसा पार्टनर है, सैक्रिफाइसिंग। क्यों, कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा था, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इज दैट क्लियर, ठीक है। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें पता चल गया कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। अब आगे देखते हैं। देखो ये सारे रिवैल्यूएशन में कंसिडर होंगे क्योंकि ये सारे चेंजेस बताए जा रहे हैं बैलेंस शीट में। फिक्स एसेट को डेप्रिशिएट किया जा रहा है, इसका मतलब फिक्स एसेट की वैल्यू गिर रही है बाय 10%। इसका 10% कितना होगा, 15,000। 15,000 से इसकी वैल्यू गिर रही है। प्रोविजन क्रिएट हो रहे हैं डाउटफुल डेट के, मतलब डेटर्स की भी वैल्यू गिर रही है। जब भी डाउटफुल डेट है इसका मतलब हमें पता है कुछ नुकसान हो सकता है, उसके लिए हम प्रोविजन बना रहे हैं। तो ये डेटर्स की वैल्यू को घटाता है। ये कितना घटा रहा है, ये घटा रहा है आपका 6% से। तो ये कुछ 3600 आएगा उसका 6%, ठीक है। ओके, अगर हम यहाँ पे नहीं 7200 आएगा, आई एम सॉरी, ठीक है। ये कुछ आएगा 7200। अब यहाँ स्टॉक की भी वैल्यू जो है वो 1,90,000 है। पहले कितनी थी, पहले 1,40,000 थी, 1,90,000 है। तो मतलब स्टॉक की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब देखो क्या क्या क्रेडिट होगा, क्या क्या डेबिट, ये पहले ही देख लेते हैं भैया। यहाँ तो फिक्स एसेट कम हो रहा है, ठीक है। अगर फिक्स एसेट कम हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिवैल्यूएशन डेबिट होएगा, ठीक है। यहाँ डेबिट होगा रिवैल्यूएशन, यहाँ डेबिट होगा, ठीक। ओके, यहाँ पे क्या होगा, स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। 3,700 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। इसका मतलब क्या है, क्रेडिटर का कुछ ऐसा अमाउंट था, अब वो क्लेम ही नहीं होगा, मतलब पे ही नहीं करना है, पे ही नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या है, क्रेडिटर की उतनी से वैल्यू घट गई। तो ये 3,700 से क्रेडिटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो ये तो अच्छी बात है। तो ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब हमें करना क्या क्या है, हमें देखना है, हमें रिवाइज बुक्स पास करनी है, मतलब बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। हमें जर्नल एंट्री पास करने को कहा गया है, कैपिटल अकाउंट बनाने को कहा गया और बैलेंस शीट बनाने को कहा गया। चलो ठीक है, अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों देख लो कि जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। मैंने यहाँ पहले से बना के रखा है क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं बचेगा। तो अब हम इसे जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या एंट्री पास होगी। सबसे पहले मैंने आपकी रिजर्व की एडजस्टमेंट की एंट्री पास करी है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे क्या बताया था, अगर रिजर्व are supposed to maintained in the new books of account and are not supposed to distributed among the partners। अगर रिजर्व को पार्टनर्स के बीच में नहीं बांटना है बल्कि न्यू बैलेंस शीट में भी दिखाना है, उस केस में क्या पास होगी, उस केस में एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी, जो मैंने आपको पीछे भी सिखाई थी। तो यहाँ भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे किस तरह से पास करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हम देंगे अमाउंट रिजर्व का, जो भी उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बीच में होगा, एंड हम ये देगा कौन, ये देगा गेनिंग पार्टनर। तो देख लेते हैं सैक्रिफाइसिंग कौन कर रहा था, वाई कर रहा था। रिजर्व कितना है 42, तो कितना मिलेगा वाई को, 42,000 का मिलेगा उसको 2/21। तो ये कितना हो गया, 4,000 हो गया। इज दैट क्लियर। ये देगा कौन, ये एक्स देगा, उतना ही आ रहा है, दोनों का रेशियो सेम है, ठीक है। तो ये एक एडजस्टमेंट एंट्री सबसे पहले पास होगी रिजर्व के लिए, क्योंकि रिजर्व को बांटना मना किया गया था। जब भी बांटना मना किया जाएगा तो रिजर्व की एडजस्टेड एंट्री पास होगी। तो सबसे पहले वो करेंगे। तो एक्स कैपिटल, क्योंकि एक्स गेन कर रहा है, उसको देना है, उसकी कैपिटल डिडक्ट होनी है, तो उसकी डेबिट होगी, वाई की क्रेडिट होगी। तो 4,000 से हो गया। अब हम किसको दिखाएंगे, हम सबसे पहले दिखाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट, ठीक है। फर्म के जो नुकसान की बातें थी, एसेट की वैल्यू गिरी थी दोनों, तो फिक्स एसेट अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डेटर्स अकाउंट, ये वही है। उन दोनों को करेंगे क्रेडिट, रिवैल्यूएशन को करेंगे डेबिट। ये 10% 15,000 एंड 6% ऑफ 1,20,000, इट इज 7,200। तो ओवरऑल कितने का हमें डेबिट पे बैलेंस दिख रहा है, 22,200, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे फायदे की भी बात हुई थी। फायदे की क्या बात हुई थी, फायदे की बात ये होती कि स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई थी, कितने से, 50,000 से। क्रेडिटर्स की वैल्यू घट गई थी, ये भी फायदे की बात है, कितने से, 3,700 से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में कितना बैलेंस दिख रहा है, 53,700। आप कैसे पता लगाए प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, क्रेडिट में कितना बैलेंस दिख रहा है, 53,700, डेबिट में कितना दिख रहा है,
22,200। इन दोनों का बीच का डिफरेंस ही तो बताएगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। तो अगर क्रेडिट बड़ा है डेबिट से, क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन डेबिट बैलेंस से बड़ा है, तो ये क्या होगा? प्रॉफिट। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है 31,500। पर अगर बाय चांस डेबिट बड़ा होता क्रेडिट से, तो इन दोनों का बीच का बैलेंस दिखाता लॉस। ठीक, तो यहां अगर प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर्स के कैपिटल में ही जाएगा। ठीक, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट टू एक्स कैपिटल एंड टू दी वाई कैपिटल। ये किस रेशियो में बांटा हमने? ये ओल्ड पीएसआर में बांटा है। ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट इसी तरह से हम बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी टी शेप में बनेगा। इसमें कितने कॉलम्स होंगे? इसमें डेट का कॉलम नहीं बनाओगे। ठीक है, अभी नहीं बनाओगे क्योंकि जरूरत नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप चाहो तो डेट का कॉलम बना सकते हो क्योंकि आगे काम भी आता है। तो इसमें आप करना है, डेट का कॉलम बना लो पर्टिकुलर, देन जितने पार्टनर्स है उतने कॉलम बनेंगे। 2 पार्टनर्स हैं तो 2 अमाउंट के कॉलम बनेंगे। एक अमाउंट के कॉलम का नाम होगा एक्स और एक अमाउंट के कॉलम का नाम होगा वाई। एक्स की जितनी भी सारी चीजें होंगी वो एक्स कॉलम के में दिखेंगे अमाउंट उसका, और वाई के कॉलम में दिखेगा वाई का। ठीक है, तो ये टी शेप में बनेगा। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, ऑन द क्रेडिट साइड क्रेडिट, ऑन द राइट हैंड साइड क्रेडिट। ठीक है, ओके, यहाँ भी उतने ही कॉलम बनेंगे। यहाँ मैंने डेट इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जरूरत सच नहीं थी। ठीक है, ओके, बट डेट का बना दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, फॉर्मेट वाइज वहाँ चलना है। तो अब पार्टनर्स की कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था। ठीक है, वही हमारे लिए इस कैपिटल अकाउंट की शुरुआत होगी, विच वॉज 2,40,000 एंड 1,20,000। अब क्या करना है? जर्नल एंट्रीज में जहां जहां पार्टनर्स के कैपिटल का जिक्र हुआ है वो एंट्रीज उठा के यहाँ पास कर दो। सबसे पहली में ही हुआ है, एक्स कैपिटल हो रही थी डेबिट, तो यहाँ किसके नाम से एंट्री पास करोगे? एक्स कैपिटल के में उल्टा नाम यूज करोगे, वाई जो क्रेडिट हो रहा था तो वाई यहाँ लिखेंगे 2 वाइज कैपिटल। एक्स में क्या डेबिट हो रहा है तो डेबिट ही में लिखेंगे 4,000। ठीक है, इसी तरह वाई की कैपिटल हो रही थी क्रेडिट, तो किसका नाम यूज करेंगे? अपोजिट वाला, क्रेडिट का अपोजिट डेबिट, तो बाय एक्स कैपिटल। इज दैट क्लियर? नाउ हमें रिवैल्यूएशन में सिर्फ मेंशन हुआ था नाम, और कहीं तो हुआ ही नहीं था। रिवैल्यूएशन में हुआ था ना, देखो यहाँ पे। ठीक, तो अब इस वाली एंट्री को पास करेंगे। यहाँ पे दोनों के पार्टनर्स क्या कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा था? यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता, तो यही मेंशन करेंगे 2 बाय रिवैल्यूएशन। एक्स को मिल रहा था 18,000, वाई को मिल रहा था 13,500। ठीक है, अब बैलेंस करेंगे कि क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ रही है। अब देखो हमें यहाँ का सम टोटल कर लेना है क्रेडिट का, जितना टोटल यहाँ आ रहा है उतना यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ पे जब हमने किया तो एक अमाउंट पहले से था, उसको एडजस्ट कर दो, बचा हुआ बैलेंस 2,54,000। यहाँ कुछ नहीं था तो एज इट इज लिख देंगे। अब बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो जो चेंजेस हुए हैं उनको कंसिडर एक एक करके करते जाओ। क्या कैश में कोई कंसिडर चेंजेस हुआ था? नहीं, एज इट इज लिख दो। डेटर्स में हुआ था? हाँ, डेटर्स में रिडक्शन हुआ था, प्रोविजन से 7,200, तो रिड्यूस कर दो। ठीक है, स्टॉक में कुछ चेंज हुआ था? हाँ, एप्रिशिएट हुआ था, कितने से? 50,000 से। फिक्स एसेट में कोई चेंज था? हाँ, उसमें भी हुआ था, 15,000 का डेप्रिसिएशन था, गिरी थी वैल्यू। जो जो रिवैल्यूएशन में किया वो बैलेंस शीट में दिखाते जाओ। एसेट कंप्लीट, लायबिलिटी साइड आते हैं। ठीक है, लायबिलिटी में क्रेडिटर्स क्या कम हुए थे? हाँ, दिखाया तो था, कहाँ पे दिखाया था? क्रेडिट साइड। ठीक है, तो वो आप दिखा दो, वो कम हुए थे तो 3,700 हम माइनस कर देंगे। रिजर्व देखो एडजस्टमेंट एंट्री किस लिए पास की थी? ताकि रिजर्व को एज इट इज दिखा सके, तो रिजर्व को एज इट इज दिखा दो। कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल, जो क्लोजिंग बैलेंस है जो अभी हमने निकाला। तो यहाँ सम टोटल दोनों का आखिर में क्या आ रहा है? बराबर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, कुछ इस तरह से होगा क्योंकि इस तरह का एक क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है जहां पे जर्नल एंट्रीज, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। तो या तो आपको जर्नल एंट्री ऑफ रिवैल्यूएशन पास करनी होगी या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा, दोनों में से कुछ एक आएगा। तो सो बी रेडी। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा तो वो मैंने आपको सिखा दिया, जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर ही लिया है। सो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये स्टेप वाइज आ जाता है, बहुत आसान होता है और इसको स्किप मत करना। ठीक है, क्लियर? ये स्कोरिंग मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो अब हम इस रिवीजन के साथ कुछ गोल्डन पॉइंट्स अगेन डिस्कस करते हैं बिकॉज वी आर अबाउट टू एंड अवर सेशन। तो गोल्डन पॉइंट्स यही है, 1 लाइनर्स आपके लिए। पहला, रिजर्व एंड प्रॉफिट को किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? ओल्ड पीएसआर में। वेरी गुड। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? ओल्ड पीएसआर में। रिटेन अगर रिजर्व करना है तो क्या पास होगी? एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। कैसे पास होगी? गेनिंग पार्टनर डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। ओके, गुड। सो यहाँ गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइस, गेनिंग पार्टनर विल पे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विल रिसीव। इफ नथिंग इज मेंशन रिजर्व के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के मेंशन के बारे में, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो कैसे ट्रीट करेंगे? मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब एट द टाइम ऑफ चेंज के समय जो हमें बैलेंस शीट दी होगी। ठीक है, सो उस समय उन सभी रिजर्व को हम कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर इन ओल्ड पीएसआर।
गुड। कैपिटल एडजस्ट होगी कब? ओनली आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, मतलब कैपिटल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कब पता चलेगा? जब सारे तरह के एडजस्टमेंट को कंसिडर कर लेंगे इन रिवैल्यूएशन एंड द पार्टनर्स कैपिटल में भी, ठीक है। नेक्स्ट, ये कुछ आपके वेरी लाइकली क्वेश्चंस है, ये मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया है, ये आ सकता है, ये बिल्कुल देख के जाना, एक बार और प्रैक्टिस करना है, 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे मोर देन इनफ है, ठीक है। ओके, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। देखो इसको 1-1 मार्क्स आ जाता है, क्यों मिस करना? 1-1 मार्क्स का आएगा, 1-1 मार्क्स जरूरी है, बोर्ड का एग्जाम है, तो ये 1-1 मार्क्स में आने आ सकता है, इससे आपके ऑब्जेक्टिव तो बनते ही हैं, ठीक है। जर्नल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट वो भी आएगा, ठीक है। गुडविल एंड ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, और एमसीक्यू आ सकते हैं रेशियो चेंज से रिलेटेड, रेशियो चेंज मतलब सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग से रिलेटेड आ सकता है, तो ये आपको ध्यान देना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप आपके इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी थी वो मैंने रिजॉल्व करी, और मैंने आपको एक प्रॉपर रिविजन आज दिया। तो अगर आपको फील होता है कि आज मैंने आपके काफी आंसर्स को काफी क्वेश्चंस को आंसर किया है एंड आपको एक प्रॉपर रिवीजन दिया है फ्रॉम चेंज इन पीएसआर, सो एक लाइक का बटन जरूर करेंगे क्लिक, एंड अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे, ताकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा इसी तरह से मेहनत करके आपके लिए रिवीजन वीडियोस लाने का, ठीक है। सो आपकी जो भी अगर क्वेरी अभी भी कोई है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आई विल बी रिजॉल्विंग दैट इन द अपकमिंग सेशन। टिल देन टेक केयर, बी कंसिस्टेंट इन योर प्रैक्टिस, एंड ध्यान रखना है हमें सिर्फ इन 2 बातों का, डरना नहीं है और घबराना भी नहीं है। कामली अपने रिवीजन को रखिए जारी, एंजॉय भी करिए, थोड़ा रेस्ट भी करिए, बट अपनी प्रैक्टिस शेड्यूल को फॉलो भी करिए। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, एंड थैंक यू बच्चा लोग। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।